नमस्कार जय भारत। क्या हाल है भाई? हेलो। आवाज नहीं आ रही? ये भी क्लियर? हेलो हेलो हेलो। ये भी क्लियर? चलिए स्टार्ट करें। दो चार लग गए आते। हेलो, हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम? आते लग जाते हैं बिजनेस बिल्कुल, बिना टाइम वेस्ट किए, तुरंत एकदम। मतलब 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया भाई साहब। हाँ, क्या बिल्कुल आपसे प्रभावित है, जैसे टाइम वेस्ट नहीं करते वैसे हम भी टाइम, हम आते शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए भाई। बफर समाप्त हो गई थी बात पूरी, बचा कुचा निपटाते हैं, खत्म करते हैं। ए भी क्लियर तो ए भी लिख दो जल्दी से। करे कुछ नहीं तो जीवन में रिश्ते तो बना के जाऊं यहां से। नहीं, चलो भाई स्टार्ट। वीडियो नहीं होता भैया, ऑडियो वीडियो होता है। ये वीडियो क्या होता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। वीडियो क्लियर। अच्छा, जो इक्वेशन आपको मैंने बताई थी उसका नाम होता है हेंडरसन इक्वेशन। कहीं लिखा मिल जाए तो भावुक मत हो जाना। ये जो लिखते हो पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, ठीक है, इसको बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। ठीक, चलो सॉल्यूशन 2 लेक्चर पर आज और अगली क्लास में चलेगा, यानी कि उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। एक बार सब लोग उठा दिखा दो भाई। और ये वही लोग पूछ रहे हैं जो कल की क्लास में नहीं आए थे। हाँ, ये सवाल वही लोग पूछ रहे हैं जो कल की क्लास में नहीं आए थे। समझ पा रहे हैं? यहां से सिद्ध होता है कल की क्लास में नहीं थे। ठीक है, जबकि कल मैंने बताया था। चलिए फटाफट उठा दिखाइए, स्टार्ट करें काम। तो कल अगर आए थे तो पूछ रहे हो तो फिर और बड़े वाले हो। कल अगर आए थे और फिर पूछ रहे हो कि सोल्यूशन आज स्टार्ट होगा कि नहीं, तो फिर तो और बड़े वाले हो। फिर तो स्क्वायर लगा लो अपने ऊपर, स्क्वायर लगाओ, स्क्वायर तुरंत। और ध्यान रखिए मेरी बात, वंस अ डैश ऑलवेज अ डैश। जीवन भर एक बार तय कर लीजिए कौन है आप वही रहते हैं, व्यक्ति नहीं बदलता। हाँ, तुरंत स्क्वायर लगा लीजिए अपने ऊपर। यस यस गाइस। चलिए क्वेश्चन 33 स्टार्ट करते हैं। पीएच रेंज ऑफ एसडी बफर इज फ्रॉम 3.6 टू 5 पॉइंट। तो सवाल भी लगाने पड़ेंगे ना भाई, पूरा खत्म करे तो कायदे से खत्म करिए, थोड़ा सा बचा है तो ऐसा नहीं छोड़ के भाग गए, है ना। चलो देखें, ये सवाल है, क्या करेंगे। पीएच रेंज एसिडिक बफर में आपको बताया गया था पीएच कहां से कहां तक होता है, बताओ। पीके -1 से लेकर के पीके -1 से लेकर पीके +1 तक, है ना। स्लाइड नंबर 1, पीके -1 से पीके +1 तक। ठीक है, फिर बताओ आपको क्या क्या दिया हुआ है। पीके -1 कितना दिया, 3.6। पीके +1 कितना दिया, 5.6। जिसकी जो मिडिल वैल्यू हो जाएगी उसको बोल सकते हैं पीके हो गया वो। तो वो कितना हो जाएगा, 4.6। तो यहां से पीके की वैल्यू आ गई 4.6। तो यहां से के निकाल लो, के होता है 10⁻⁻पीके। ठीक है, फिर इसको फर्दर लिख लो, 2 बार 10 में ऐसे तोड़ लो, सब सिखा चुके हैं पहले। तो 2 बार जब तोड़ोगे तो यहां क्या लिखोगे, -5 और यहां लिखोगे 0.4। ठीक है, फिर 0.4 का एंटीलॉग ढूंढ लो। देखो log 2 होता है 0.30, log 3 चेक करोगे तो वो होता है 0.47, 0.4771, है ना। तो अगर आप देखें तो इसको 0.50 का अप्रॉक्स मान लें, तो इन दोनों की मिडिल वैल्यू के आसपास ही तो है। देखो
अगर इसको 0.50 मान लें अप्रॉक्स, तो 0.3 और 0.5 के मिडिल में 0.44 आएगा, तो बताइए करीब करीब 2.5 के आसपास आएगा। तो अप्रॉक्स लिख सकते हैं log 2.5, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं 2.5 अप्रॉक्स, और अप्रॉक्स से काम चल जाता है। 2.5 के आसपास एक ऑप्शन दिया होगा आपको, वो टिक करेंगे और निकल लेंगे। कितनों को बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आसान बना लो थोड़ा सा, डेटा और इजी कर देते हैं आपके लिए। देखो जैसे ऐसा दिया जाए तो आप थोड़ा सा अप्रॉक्स लगा लिया करो। पहला काम तो आपका दिमाग चलना चाहिए, यही कर लेना चाहिए, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाए। उसने 9.32 दिया आपको, है ना, और आप उसको 9.3 कर लो भाई, उसको 9.3 कर लो, तो 9.3 करने से आपको काम आसान हो जाएगा आपका। सर्दियां आई नहीं लग रहा है ढंग से, तो बर्फ गिरनी चाहिए तब मजा आया, कुछ नहीं। चलो भाई, कह आने से पहले चली जाती हो तो क्यों आती हो? और देखें, अब देखिए ये बेसिक बफर का सवाल, इसमें थोड़ा समझिए। बेसिक बफर में आपको पीएच की रेंज दी, देखो पीएच की रेंज दी है ना, 9.3 से 11.3। तो क्या करें, इसकी मिडिल वैल्यू निकालें, जरा बताना कुछ बात है। इसकी मिडिल वैल्यू निकालें 10.3, बोलो इसकी मिडिल वैल्यू निकालें 10.3। तो बताओ 10.3 क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ 10.3 क्या हो जाएगा? क्या है 10.3? आ तो गया, वो है क्या? वो पीके भी आ जाएगा क्या? पीके भी नहीं आएगा मेरे दोस्त। अब जरा समझिए, ये बेसिक बफर का सवाल है। बेसिक बफर को मैं आपको पिछली क्लास में मैंने कुछ बताया था, सुना नहीं, इसका ध्यान से। पिछली क्लास में मैंने आपको 2 स्लाइड में कंक्लूड कर दिया था। जिसको बफर समझना हो ये पिछली क्लास कर लेना कायदे से, है ना, नहीं तो जिंदगी भर जो है बफरिंग होती रह जाएगी कंसेप्ट की। देखो बेसिक बफर में आपको मैंने बताया था पीओएच की रेंज होती है, पीओएच की रेंज होती है कहां से कहां, पीकेबी -1 से, है ना, पीकेबी +1 तक, ये पीओएच की रेंज होती है, पीएच की नहीं। अब जरा ध्यान दो, इस बार सवाल में दी किसकी रेंज है, पीएच की। तो पीएच की रेंज कहां से कहां तक है, फ्रॉम 9.3 टू 11.3, ठीक है, ये तो पीएच की दी है। तो आप सीधे क्या इसकी मिडिल वैल्यू निकालेंगे 10.3, तो क्या इसको उठा करके इसके बराबर कर दोगे? क्या इसकी मिडिल वैल्यू के बराबर कर दोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो पीओएच की है और ये पीएच की है। समझ में आ रही बात? तो ये काम नहीं करना, पहली चीज तो ये सीखिए। अच्छा, फिर सवाल उठता है ये है क्या? फिर तो कहेंगे ये पीके है। पीएच की मिडिल वैल्यू हमेशा पीके देती है, तो ये पीके। और फिर ये क्या है, ये पीके भी है, तो पीके भी आपको निकालना पड़ेगा। फिर आपको एक सिस्टम बताया गया था, आपको अगर याद हो, जैसे बेसिक बफर मान लो एग्जांपल के तौर पे, जैसे NH4OH है ना, साथ में NH4+ है ना। अगर आप जनरलाइज वर्जन लिखो तो मान लो चलो NH4OH नहीं कोई और है, तो आपने मान लिया BOH है और /B+ है, ठीक है। तो आपसे पूछे कौन क्या है, तो आप कहेंगे ये पीके है, किसका किसका, और ये पीकेबी है किसका है, तो आप कहेंगे ये पीकेबी है वीक बेस का। देखो ये पीकेबी है किसका, वीक बेस का, और ये पीके किसका है, उसके कॉन्जुगेट का, B+ का। बात समझिए, ये सब बातें मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं पहले, कि जब आप एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम लेके बैठे होते हैं इस तरीके का, तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, और वो भी मैंने बताया आपको। क्या बताया आपको, पूरी याददाश्त पे थोड़ा जोर डलवाते हैं। देखो अपनी पुरानी याददाश्त जो है उस पर थोड़ा सा जोर डालिए, हालांकि कुछ निकलेगा नहीं वहां से, लेकिन कोशिश तो करिए, कोशिश करने में क्या दिक्कत है। नहीं, देखिए आपको बताया गया था K(B) अगर लिखा जाए कोई, तो इसको लिखते हैं KW/KB(BOH). बोलो भाई, ये सब बातें हुई जब आप सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ रहे थे, याद करिए, ये सब बातें हो चुकी हैं। कॉन्जुगेटेड सिस्टम पे लगता है फॉर्मूला, याद आया? फिर यहां से एक कंसेप्ट आया था, जल्दी से बताओ क्या कंसेप्ट आया था, अगर बता दो तो जान जाए फिर तुम्हें। हाँ, क्या कंसेप्ट आया था बताओ? K(KB)KW आ गया था, फिर क्या आया था? हाँ, फिर क्या? हाँ, वेरी गुड, चलो किसी को तो याद है। क्या तुम्हें याद है? कह रहे मुझे कुछ याद नहीं आता, जो भी कस्में खाई थी मैंने कुछ नहीं आता था, कह रहे। तो ये आया था भैया, ये बताओ किस पे लगता है, ये जो कंसेप्ट PK+PKB=PKW यहां से आता है, और ये 14 के बराबर 25 डिग्री हो जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं रिवाइज करते रहे, नहीं तो करना पड़ेगा बाद में रिवाइज, बाद में रिवाइज करेंगे बहुत तकलीफ होती है। तो पीके किसका है ये बताओ, ये पीके किसका है, ये पीके B+ का, और ये पीके भी किसका है,
ये बी ओ एच का, दोनों का समेशन कितना होता है 14। समझ में आई बात? तो बताओ ये 10.3 जो निकला वो क्या निकला, वो पीके निकला है, किसका, बी पॉजिटिव का। समझ में आई बात? और अगर इसको 14 में से माइनस कर देंगे तभी आएगा। एक तरीका तो ये। अगर आपको ये नहीं समझ में आता, अगर देखो जिसको ये समझ में आता है वो कर लेता, सवाल खत्म उसके लिए। 10.3 ये 10 30 है तो ये 370 है। देखो कहेगा इन दोनों का समेशन कितना होना चाहिए, बताओ इन दोनों का समेशन कितना होना चाहिए 14। तो अगर ये 10 30 है तो ये कितना होगा बताओ 370। 10 30 तो 370। समझ में आ रही बात? 3.7। तो वो सीधे कैसे टिक कर दिया उसने, उसने कहा भाई साहब अगर ये वैल्यू पीके की वैल्यू आपको दी हुई है और ये 10.3 है तो खत्म हो गया, ये हो जाएगा 3.7। कितने लोगों को समझ में आई बात? ये तो हो गया जुगाड़। मतलब जिसका कंसेप्ट चलता है ना वो पिना पेन चलाए सवाल लगा के निकल लेता है। क्या कहता है वो कहता है भाई साहब इस सवाल में पेन ही नहीं चलाना। कैसे? वो कहेगा देखो ये पीएच की मिडिल वैल्यू है, जब भी पीएच की मिडिल वैल्यू दी जाए, पीएच की मिडिल वैल्यू 10.3 हमेशा वो पीके देगी और उसको यही 14 में से माइनस कर देगा। वो अगर उसका कंसेप्ट क्लियर होगा तो यही 14 में से माइनस कर देगा, कहेगा 370 लो, ये पीके भी होगी। पीके भी होगी तो कहेगा भैया लो के भी ले लो, खत्म हो गया सवाल। के भी हो जाएगा 10 to the power माइनस 3.70। समझ में आ रही बात? फिर कहेगा 10 into 10 to the power और फिर यहां पे लिख देगा दो बातें, क्या, -4.3 याद आया कुछ? और बताइए 10 to the power 0.3 कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 2 into 10 to the power -4। खत्म हो गया सवाल। कितने को समझ में आ गई बात? तोड़ो फटाफट जल्दी से। बाकी लोग पता नहीं क्या करते रहते हैं। देखिए फिर या तो आप ये कर लीजिए, ये देखिए ये इसका कंसेप्ट ये बताया गया, लेकिन करना वहां पर सिर्फ इतना होता है, सिर्फ इतना करना होता है। ये देखो दो लाइन में पीके से पीके भी आ जाता है। और फिर बाकी लोग क्या करते रहते हैं, कन्वर्ट करते रहते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे सुनना। स्लाइड नंबर 1 थी ये, स्लाइड नंबर 2 अपनी ये हो गई, स्लाइड समझ में आ गई थी बात? स्लाइड नंबर 3 ये हो गई और स्लाइड नंबर 4 पे आना जरा। स्लाइड नंबर 4 पे आएंगे तो लोग क्या करते हैं सुनना इस सवाल में, कहते हैं पहले पीएच की रेंज लिखूंगा। कह रहे कहां से कहां तक आई? 9.3 से। पैदल लोग मान लो बिल्कुल ही मामला एकदम चक्का जाम है तो पूरा लिखते हैं। कहने इसके बाद इसको 14 में से माइनस करोगे तो पीओएच की रेंज आएगी। कह रहे हाँ, कह रहे 14 में से माइनस करो, 9 30 को 14 में से माइनस करो 470। तो यहां पे लिखेंगे 470, इसका वाला इधर लिखेंगे और 11 30 को माइनस करो तो बताओ कितना आएगा 270। तो इसका वाला इधर लिखेंगे, छोटे से बड़ा लिखते हैं ना भाई। तो बताओ अब किसकी रेंज आई? अब आई पीओएच की रेंज। कहने अब पीओएच की रेंज आई। अब कहने कंपेयर करूंगा इसको किसके साथ कंपेयर करूंगा? बेसिक बफर है तो आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ इसको कंपेयर करेंगे पीओएच कहां से कहां तक? पीकेबी -1 से पीकेबी +1 तक। अब कहते हैं इस दोनों को कंपेयर कर लो भैया। अब कंपेयर करोगे तो बताओ इसकी मिडिल वैल्यू कितनी आ जाएगी? पीकेबी। तो बताओ इसकी मिडिल वैल्यू कितनी आ जाएगी? अब कंपैरिजन हो सकता है 3.7। तो बताइए इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसको नहीं। बात समझ में? तो बताओ पीकेबी की वैल्यू 3.7 आ गई। इतनी मेहनत के बाद पीकेबी 3.7 आया और जिसका चलता है वो क्या करेगा? वो सीधे निपटा देगा। वो कहेगा भाई साहब मैंने कंसेप्ट पढ़े हो, मैं सीधे निपटा दूंगा। कैसे सीधे निपटाऊंगा? कहेंगे ये देखो ये जिसकी मिडिल वैल्यू है ना पीएच की, ये हो गई पीके और इसको 14 में से माइनस कर तो इन दोनों का समेशन 14 होता है। तो पीके भी आ गया, खत्म, सीधे पे भी क्लियर। बात समझ में आ गई तो अंगूठा दिखाओ जल्दी से। चले आगे, अगला 4 नंबर के बाद 5 नंबर पे आ जाओ। 35 लगाना शुरू करो। 4 ऑप्शन दे रहा हूं इसमें आपको। टेलीग्राम लिंक नहीं मिला तुमको अभी तक क्या? चलो चैट बंद कर दें, पोल शुरू कर रहे हैं, जिसका होता जाए। ठीक है चलो भाई, पोल शुरू करो, निपटाओ फटाफट जल्दी से। के दिया 10 to the power -6 और ये दोनों कंसंट्रेशन दिए हुए हैं आपको। तो बताइए किसका सवाल है? एससीएन और केसीएन है, किसका सवाल है? पहचान लोगे, पहले सवाल पहचानोगा किसका सवाल आया हुआ है। वहां हेडिंग थोड़ी पड़ेगी बफर का सवाल है, कृपया बफर से लगाएं। 6 नंबर स्लाइड पे आइए। बताइए इस बार क्या करेंगे? एससीएन है, साथ में कौन है? केसीएन है।
ठीक है, अमोल, सुरभि, मोहित। देखिए एससीएन और केसीएन, इसका कंसंट्रेशन आपको C1 मान लो, इसका C2 मान लो, और C1 C2 दोनों दिए हुए, सवाल पढ़ो। C1 C2 दोनों दिए हुए, C1 की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर -3, C2 की वैल्यू 10 टू द पावर -4, लिख दें। एसिडिक बफर का सवाल है, क्वेश्चन नंबर लगा रहे हैं 35। क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूला लगाइए, पीएच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग ऑफ C2/C1। पी के की वैल्यू पीछे दी हुई है, के दिया 10 टू द पावर -6, तो पी के लगा दो 6 प्लस लॉग। तो फोन क्यों आते हैं? ठीक है भाई, तो ये लगा दो फटाफट। जैसे बताओ, ये लगाओगे 6 प्लस लॉग 10 टू द पावर -4, और इधर 10 टू द पावर -3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा, बताओ लॉग ऑफ, ऊपर कैंसिल होगा तो 10 टू द पावर -1। ठीक है, -1 लॉग 10, 6 -1 5। देखो -1 इधर आ जाएगा, लॉग 10 1 होता है 5। कितना समझ में आ गया? फटाफट आगे अंगूठा तोड़ते जाइए फटाफट, जल्दी है। यस, नेक्स्ट। तो ये से प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसमें 2 प्रकार के वेरिएशन के सवाल आते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर तक लगा लिया आपने, 7 नंबर पे जाइए। 7 नंबर पे 36 नंबर पढ़िए। जितने सवाल में लगवा रहा हूं लगा लीजिए, आपका काम पूरा डन हो जाएगा। इसको लगाओ भाई, ये नया सवाल है, ये पिछले वाले से अलग है, और इसमें मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आपको जरा लगाइएगा, देखें कितने लोग का सही होता है। 4 ऑप्शन। पोल। चलो देखो, देखो इसमें कह रहा है 4 लीटर सॉल्यूशन है 10 टू द पावर -3 मोलर है एससीएन का। एक दूसरा सॉल्यूशन है अनदर 2 लीटर सॉल्यूशन है 10 टू द पावर -4 मोलर है केसीएन। इनको मिक्स किया गया। तो इस सवाल में और पिछले सवाल में अंतर है क्या? बोलो भाई, अमोल, सुकृति, मनीषा, बताओ इस सवाल में क्या पिछले सवाल से कुछ कनेक्शन है? क्या कनेक्शन है? हाँ बताओ जल्दी टाइप करो, कौन सा क्या कनेक्शन है? सवाल को बताइए, अगर आप वहां कोडिंग हाँ समझ पा रहे हो तो कोड समझ में आपको आ गया। मेरे 3 नंबर 4 नंबर से लग जाएगा ये। देखना, सुनना मेरी बात। एक सॉल्यूशन था इसमें, और पिछले सवाल में अंतर समझना। एक सॉल्यूशन था, एक और सॉल्यूशन था। एक जो सॉल्यूशन था वो एससीएन का था, और एक सॉल्यूशन था केसीएन का। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन C1 था, इसका वॉल्यूम V1 था, इसका C2 था, इसका वॉल्यूम V2 था। अच्छा बताइए, इनको अगर अलग अलग रहने दें तो ये कंटेनर कैसा है? बताओ इस कंटेनर को क्या बोलेंगे आप? कौन सा कंटेनर है? तो आप कहेंगे ये वीक एसिड का कंटेनर है। ठीक है, और अगर इसको अकेला रहने दें, मिक्स मत करें, तो ये किसका कंटेनर है? बताओ, सॉल्ट का। तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट लगेगा? अगर मान लो कहता है इस कंटेनर नंबर बी का पीएच बताओ, केवल सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अगर इसका बताओ वीक एसिड बताना। अगर कंटेनर नंबर 1 का पीएच पूछा जाए, कंटेनर नंबर 2 का पीएच पूछा जाए, बताइए क्या लिखेंगे? सेपरेट सेपरेट बताओ जल्दी से, फॉर्मूले बताओ। देखो रिवाइज करो फटाफट, देखो बताओ इसमें क्या लगाओगे? एससीएन का पीएच निकालना है मान लो, तो क्या लगाओगे? बस जल्दी से टाइप करो। एक कंटेनर मिक्स ही नहीं किए मैंने, मिक्स ही नहीं किए। आधा पी के आधे लोग, देखो याद है कुछ मामला? पार्ट 2 चल रहा है। आधा पी के आधे लोग, देखो कंटेनर नंबर 1 के अंदर अगर आप सॉल्व करेंगे तो बताइए कौन सा पार्ट चल रहा है? अभी कौन सा पार्ट चल रहा है? तो ये पार्ट 2 चल रहा है। समझ में आ रही बात? और बताइए, सब बढ़िया है, आप सुनाओ। अगर कंटेनर नंबर यहां पे निकालें ये वाला, तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस चल रहा है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कौन सा सॉल्ट चल रहा है? जल्दी से टाइप करो फटाफट। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। याद आया कुछ मामला? फॉर्मूला बोलो जल्दी से, देखें रिवाइज करते जाइए, ये सब तरीके होते हैं रिवाइज करने के। ये भी तो आ सकता है सवाल। हाँ, 1/2 अंदर बोलो। पीके डब्ल्यू, वीक एसिड है तो सीन में कौन दिखेगा? प्लस पीके ए,
साथ में प्लस के साथ कौन आएगा, प्लस लॉग सी, प्लस के साथ प्लस। याद आया कुछ मामला? बताइए क्या दोनों का पीएच निकाल सकते हैं? यस। और यहां कहेंगे ये चल रहा है पार्ट 3। अब दोनों को मिक्स कर दो। जब तक आप मिक्स नहीं करेंगे तो दो सवाल चल रहे हैं। अब दोनों को मिक्स कर दो। बताइए जब दोनों को मिक्स कर देंगे अब किसका सवाल बनेगा? हाँ भाई, आप किसका सवाल बनेगा? आप कंटेनर में दो लोग हैं, बताओ कौन कौन? एससीएन है, साथ में केसीएन है। तो अंतर समझ में आया? पार्ट 2 अलग होता है, पार्ट 5 अलग होता है। देखो ये पार्ट 5 समझ में आया? पार्ट 2 अलग होता है, देखो मैंने बोला था ना पार्ट 2 अलग होता है और पार्ट 5 अलग होता है, पार्ट 3 अलग होता है। ये दोनों सेपरेट हैं। 2 और 3 अलग होते हैं, 5 अलग होता है। जब 2 और 3 मिलते हैं तो 5 बनता है, 2 3 5 हो जाता है। समझ पा रहे हैं? अब मेरे को बताना ये एससीएन है, तो बताओ इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? C1 ही रहेगा या C2 ही रहेगा या बदल जाएगा? देखो यहां पे C1 था तो यहां पे C1 रहेगा या बदल जाएगा? बोलो। कंसंट्रेशन बदलेगा, C1 डैश C2 डैश। क्यों बदलेगा? क्योंकि वॉल्यूम दोनों का जुड़ चुका होगा। दोनों का वॉल्यूम जुड़ के कितना हो जाएगा? V1 प्लस V2 बराबर। अब बताइए क्या जब आप यहां पे फॉर्मुला लगाएंगे, ये पार्ट 5 है, पार्ट 5 में फॉर्मुला क्या लगाओगे? कौन सा बफर है? ये एसिडिक बफर बना। अब बताओ एसिडिक बफर में फॉर्मुला क्या लगाओगे? कंसेप्ट समझते जाइए थोड़ा जरा। pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। अब बताओ वैल्यू क्या क्या लगाएंगे? pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की जगह क्या लिखेंगे? बोलो। C2 क्या डैश या C2 डैश, C1 डैश। ध्यान दीजिए नया कंसंट्रेशन लगेगा क्योंकि बफर मिलने के बाद बना है, मिलने से पहले बना है? मिलने के बाद। तो जब बफर मिलने के बाद बनाए तो फिर डेटा भी तो कौन सा लगेगा? मिलने के बाद वाला। समझ में आई बात? मिलने के बाद वाला। वॉल्यूम भी मिलने के बाद वाला, वो तो कैंसिल हो गया। देखो वॉल्यूम तो लगाओगे तो कैंसिल भी हो जाएगा। अब आपको अगर ये समझ में आ गई, मेरे को बताना C1 डैश और C2 डैश निकाल सकते हैं क्या साइड में? बताइए C1 डैश C2 डैश की वैल्यू बताओ कैसे लिखोगे? C1 डैश इज इक्वल टू, बताओ इनके दोनों के, इनकी मोलैरिटी मान लो C1 मोलर थी, वॉल्यूम मान लो V1 लीटर था, मल्टीप्लाई करो C1 इंटू V1। ये क्या हो गया? मोल। ये क्या हो गया? मोल। तो मोल तो चेंज होंगे नहीं। वॉल्यूम कितना हो गया? V1 प्लस V2 डिवाइड कर दो। बताओ ये नया कंसंट्रेशन आ गया। C2 डैश क्या लिखोगे? बोलो। इनको मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। तो क्या आ गया? C2V2, ये आ गया मोल। हेलो, ये आ गया मोल। और डिवाइड बाय वॉल्यूम कर दो टोटल, तो V1 प्लस V2। समझ में आई बात? हेलो, ये बात समझ में आ गई सबको? वॉल्यूम फाइनल ये लगा रहे हैं, है ना? ये ऊपर मोल लगा, ये ऊपर मोल लगा। अब जरा मेरे को बताओ कि यहां पे जब वैल्यू पुट करोगे C2 डैश की और C1 डैश की, तो कितनी कितनी पुट करोगे? ये वाली, ये C1 डैश है, ये कितने को बात समझ में आ गई? अंगूठा दिखाना भाई जल्दी से। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया सबको? चले नेक्स्ट पे, 9 नंबर पे जल्दी से अंगूठा दिखाया करो। सॉल्यूशन भैया बता दिया, लिखित में ले लो। सॉल्यूशन आज तारीख, चलो तारीख नोट कर लो। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कम वक्त। रुको अब तो पूरा ही बताते हैं। अब आए हो तो पूरा लेके जाओ, है ना? अब आए हो तो पूरा लेके जाओ। कहने जीवन में बस एक ही प्रश्न मेरे रह गया है कि सॉल्यूशन कब स्टार्ट करोगे? और ये कुछ लोग ऐसे होते हैं सॉल्यूशन के पीछे इतना पड़े हुए हैं, और भाई साहब जिस दिन सॉल्यूशन क्लास स्टार्ट होगी उसके बाद 2 दिन बाद फिर गायब हो जाएंगे। समझ? 2 दिन बाद फिर गायब हो जाएंगे। फिर कहेंगे यही लोग कहते हैं फिर इलेक्ट्रो कब स्टार्ट करोगे? इनको स्टार्ट में बहुत मजा आता है। गाड़ी हो क्या, हमेशा स्टार्ट स्टार्ट में लगे रहते हो? हाँ, कहने स्टार्ट कब करोगे बस ये बता दो। 11 13 तुम्हें बताएंगे पूरा। आप रुक जाओ, रुक जाओ। 15 को, हाँ लिखो। सॉल्यूशन 15 तारीख से स्टार्ट होगा। 15 जनवरी। हाँ, बंद करे अगले साल होगा क्या? आवश्यक सूचना, सभी पैदल लोगों को ज्ञात हो आप जब देखो तुमने छेड़ ही दिया है। ये लीजिए, अब ठीक है। ये
ठीक, हाँ ये ला। अब ठीक है, ओके ओके, चलो। अरे बगल में कोई ड्रिलिंग मशीन लगा रहा है भैया, इसको पत्थर पे लिख देना, है ना, खून से लिखा है, स्याही मत समझना, ठीक है। इसको ऐसे चांद सितारों से भर लो, अपने दिमाग पे लगा लेना। और यही लोगों को देखना 15 को आएंगे और 18 के बाद फिर पूछेंगे इलेक्ट्रो कब स्टार्ट होगा, यही है वो लोग। हाँ, आओ संजय, 9 नंबर, 18 के बाद पूछेंगे इलेक्ट्रो कब स्टार्ट होगा। अब जरा बताना यहाँ पे C2 डैश और C1, इनको बस स्टार्ट से मतलब होता है। इन्होंने जिंदगी में सब शुरू कर दिया, खत्म कुछ नहीं किया है। अब देखिए पीएच इज इक्वल टू आप लगाएंगे पीके प्लस लॉग ऑफ, सो एम्बैरसिंग गाइस, यहां पे लगाओ C2 डैश की वैल्यू जल्दी से, यहां लगाओ C2 डैश, यहां लगाएगा C1 डैश, ठीक है। गेन कम कर लें, अब सही है, हाँ भाई गेन अब सही है। तो यहां देखो जब लगाओगे C2 डैश अपॉन C1 डैश, तो यहां लगेगा C2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, और यहां लगेगा C1 V1 अपॉन V1 प्लस V2, ये कट जाएगा। और कम कर लें, तो बोलेंगे कैसे, पे सुनाई कैसे पड़ी तुम्हें, अब सही है। आज भाई साहब खोद डालेगा लग रहा है, तगड़ी चीज खोद रहा है कोई, गड्ढा कर दे दीवार में। देखो लगा बड़ा यार, पिल गया बिल्कुल। तो बताओ के इतना दिया हुआ, तो पीके कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस, के दिया 10 टू द पावर माइनस, तो पीके 6 हो जाएगा लॉग। अब देखो C2 V2 क्या दिया, C1 V1 क्या दिया, जल्दी से देखो यहाँ पे, देखो ये एसिड है तो ये C1 है 10 टू द पावर माइनस 3, ये V1 है तो ये है 10 टू द पावर माइनस 3, और V1 दिया हुआ है इसका कितने, 4 लीटर, और ये C2 दिया हुआ है, चेक कर लो, और ये V2 दिया हुआ है, C2 दिया हुआ है 10 टू द पावर माइनस 4, V2 दिया हुआ है 2 लीटर, देख लो, ठीक है। यहां पुट कर दो, तो यहां लगाओगे 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू 2 वॉल्यूम अपॉन, नीचे आएगा 10 टू द पावर माइनस 3 और इंटू V1 है 4 लीटर, चेक कर लो, ठीक है। ये सब लगा देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ा गुणा भाग करके दिखा देते हैं आपको। देखो भाई ये बन जाएगा 6 प्लस लॉग, देखो ये 2/4 बन जाएगा 1/2, और ये -1 ऊपर जाएगा तो 1/10 नीचे आएगा, तो 1/20 बन रहा है। तो log 1/20 की वैल्यू लगा दो साइड में। log 1/20 हम लोग पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। कम वक्त याद ही तो नहीं रहता कुछ, ऐसे लिख लो इसको, log 1 0 होता है, ये हो गया log 20, फिर इसको लिख दो माइनस log 2 माइनस log 10, तो बन जाएगा माइनस, ये देखो इसकी वैल्यू 0.3, इसकी वैल्यू 1, तो माइनस 1.3 ये वैल्यू है इसकी। यहां पुट कर दो 6 माइनस 1.30, तो आंसर आ जाएगा pH इज इक्वल टू 470, ये सही जवाब है। कितनों को सवाल समझ में आ गया, तोड़िए फटाफट जल्दी से। तो सही जवाब था भैया 4.7। अब सुनो मेरी बात, इतना कितने लोग कर लेंगे इस तरीके से, कितने लोग कर लेंगे इस तरीके से, 2 साल का फॉर्म आ जाएगा। देखो अगर आप ये सब पूरा समझ, ये कंसेप्ट अलग यही है, पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया सबको। लेकिन ऐसे करेंगे तो भैया वहां पे तुरंत आपके लिए ओएमआर ले खड़ा होगा, वो फूल मालाएं लेके गेंदे के फूल चढ़ा देगा आपके ऊपर। तो वहां देखिए जुगाड़ क्या कहता है, जुगाड़ ये कहता है आपको वर्जन नंबर, पॉइंट नंबर, कोडिंग नंबर 4 याद है, 3 और 4 याद करिए, 3 और 4। उसका फायदा समझिए, जब मैंने लिखा था बात बताओ उस पेज में pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ C2/C1 की जगह N2/N1, याद है? तो क्या इससे सवाल डायरेक्ट लग सकता था? क्यों? क्योंकि ध्यान दो, जो यहाँ पे कंसंट्रेशन का रेशियो होता है वही मोल का भी रेशियो होता है। क्यों? कंसंट्रेशन की जगह मोल नहीं लिख रहा हूं, समझिए ध्यान से, कंसंट्रेशन की जगह मोल नहीं लिख रहा हूं, कंसंट्रेशन के रेशियो की जगह पे मोल का रेशियो लिख रहा हूं। कहते फर्क क्या है फर्क वही गधे और घोड़े में जो होता है, दोनों 4 पायों पे चलते हैं, समझ पा रहे? लेकिन फर्क है। अब बताइए अगर आप यहां पे सॉल्यूशन लेके बैठे हुए हैं, कितने का, C1 V1, C1 मोलर, V1 वॉल्यूम, तो इसके मोल कितने हैं, C1 इंटू V1,
जब मिक्सिंग दोनों की हो जाएगी तो बताओ क्या इसके मोल बदल जाएंगे? मोल तो वही रहेंगे ना। बताओ मिक्स करने के बाद सिर्फ वॉल्यूम ही तो बढ़ा है, देखो वॉल्यूम बढ़ा है, मोल तो उतने ही रहेंगे, मोल देखो उतने ही है। तो बताइए जब मिक्स करेंगे तब भी इसके मोल कितने रहेंगे? C1V1। इसके मोल कितने रहेंगे? C2V2। तो सीधे उठा के मोल लगा दो ना यहाँ पे। बताओ यहाँ N2 की जगह पे क्या लगाओगे? C2V2, और यहाँ N1 की जगह क्या लगाओगे? C1V1। क्या सवाल जल्दी खत्म हो जाएगा? तो आपकी पहली लाइन ये होनी चाहिए कि PH इज इक्वल टू PK प्लस लॉग C2V2 अपॉन, और सवाल सीधे यहां से स्टार्ट होना चाहिए। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? बोलो भाई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? 4 नंबर कोडिंग है, जरा ध्यान समझिए। अगर आप वो स्लाइड समझ पा रहे हो, कोड नंबर 4 चल रहा है, 3 4 जो भी बोल लीजिए आप। क्लियर? तो अंगूठा दिखाओ भैया एक बार जल्दी से, फिर आगे बढ़े। दोनों सवालों में फर्क समझ में आ गया? बताइए इसके पहले जो आपने सवाल लगाया था इसमें 35 नंबर में और ये जो 36 नंबर, इसमें फर्क बताओ जल्दी से, बताओ 35 और 36 में फर्क बताओ। 35 में क्या था? दोनों ऑलरेडी मिक्स थे। देखो एक सॉल्यूशन कंटेन करता है, एक सॉल्यूशन मतलब मिक्स्ड है, यानी कि मिक्स होने के बाद का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। देखो मिक्स होने के बाद का कंसंट्रेशन दिया है। और बताओ यहां पे क्या कह रहा है? एंड अनदर सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग आर मिक्स्ड। तो मिक्स किए जा रहे हैं, तो ये पुराना कंसंट्रेशन दिया हुआ है, तो नया आपको ढूंढना पड़ेगा। ये पुराना कंसंट्रेशन दिया हुआ है। समझ में आ रही बात? कंसेप्ट क्लियर? क्या क्या बातें हो रही? और इसको ऐसे लगा सकते हैं 10 नंबर के बाद आवश्यक सूचना देख लो भैया, देखते रहो बीच बीच में। हाँ पढ़ लो भैया, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। हाँ चलो 37 नंबर पढ़ लिया करो बीच में। अब ये थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल, देखिए ये बहुत कंसेप्चुअल सवाल है। अगर आपको याद हो पीछे मैंने ऐसा एक सवाल लगवाया आपको, इसको पढ़ो ध्यान से, इसको पढ़ो भी ध्यान से। स्लाइड नंबर है 9 10, उसके बाद 11 नंबर पे आ जाओ भाई। ये ऐसा एक सवाल मैंने सॉल्ट है, ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में लगवाया था। इसके मैं ऑप्शन दे रहा हूं, चलो लगाओ जरा, देखें देखें कुछ लोग कुछ लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे हैं। चेक करो जरा, खुद से चेक करो एक बार। हाँ। आज गड्ढा कर देगा गुरु। पोल स्टार्ट, लगाओ। ड्रिलिंग मशीन लेके आया है, कुछ काम करवाना तो बता दो, भिजवा देते हैं अभी तुम्हें। गड्ढा कर रहा भाई। अब देखो होगा तो है नहीं लोगों से ये सवाल, है ना, अंधी मार रहे होंगे लोग बैठ के। एस्टिक एसिड लिया आपने, मैं बताना शुरू कर देता हूं, और NaOH लिया, ठीक है, मैं बताना शुरू कर देता हूं। अब सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो एस्टिक एसिड है और NaOH है, ठीक है। जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो याद करिए, मैंने आपको इस प्रकार का सवाल पहले भी लगवाया है। 36% का सही है भैया, मनीषा, सुकृति और मीनल। और समझे कंसेप्ट समझिएगा जरा, सवालों के कंसेप्ट समझिएगा। ये बफर वाले सवाल क्या बनते हैं? देखो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? CH3 CONA, और साथ में कौन बना भैया? पानी, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना कि ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस। अब बताना इसका डेटा बताओ जल्दी से। 100 ml N/10 लिख लो। बगल में इसका डेटा बताओ 10 ml N/2। अब इन दोनों को आप देखिए मल्टीप्लाई करो, नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो, तो 1/10 इंटू 100, इसको मल्टीप्लाई करो 1/2 इंटू 10। बताओ यहां पे कितने MEQ आ रहे हैं? 10 MEQ। यहां पे कितने MEQ आ रहे हैं? 5 MEQ। बताओ इन दोनों में से क्या एक के MEQ कम है इसके? तो ये बन जाएगा लिमिटिंग रीजन। तो बताइए 5 में से 5 MEQ खर्च हो जाएगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है लो। ये 10 में से 5 MEQ खर्च होगा। पिछली बार जब आपने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल लगाया था तो ये दोनों 10-10 थे, याद करो, ये दोनों 10-10 थे, मतलब सेम सेम थे, तब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का सवाल बनता है, याद आया। और ये 5 जाएगा, 5 जाएगा तो ये बनेगा 5 MEQ। पानी तो एक्सेस में, उसको तो छोड़ दो, ये पहले 0 था। अब बताइए सिस्टम में क्या ये खत्म हो गया? यानी कि सिस्टम में स्ट्रॉन्ग बेस अब नहीं रहा। स्ट्रॉन्ग बेस अब नहीं रहा तो सिस्टम में कौन कौन बचा? सिस्टम में एक बचा आदमी, ये देखो कितने MEQ, और एक आदमी बना ये, और साथ में है पानी। जरा बताना ये तीनों मिलकर के क्या बफर नहीं बना लेंगे? हाँ भाई, आपको जब डिटेल में मैंने बफर पढ़ाया था तो मैंने आपसे कहा था बफर कैसे बनता है। पानी लो,
पानी में एक वीक एसिड मिलाओ और उस वीक एसिड का कॉन्जुगेट का सॉल्ट मिलाओ, ठीक है, तब जाके जो सिस्टम में तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, बफर। याद आया कुछ मामला? इसीलिए मैंने इसे कंसेप्ट सिखाया था आपको। अब बताइए दोनों कितने कितने एमईक्यू, ये 5 एमईक्यू बन गया और ये 5 एमईक्यू बच गया, देखो, है ना, और ये मिलके ये देखो, ये 5 एमईक्यू और ये भी 5 एमईक्यू। पानी तो बहुत सारा पड़ा हुआ है। अब जरा बताना क्या सवाल बदल करके बफर का बन चुका है? कौन से बफर का? एसिडिक बफर का। सवाल भैया बन चुका है एसिडिक बफर का। अब आप लगाएंगे इसमें pH इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, और बताओ सॉल्ट अपॉन एसिड में ऊपर लिखेंगे CH3COONA कंसंट्रेशन और नीचे लिख देंगे एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन, ठीक है। और यहां पे बताना पीके की वैल्यू कितनी है। पीके की वैल्यू देखो, यहां से देखो 5, तो यहां लगा दो पीके 5 प्लस लॉग। अब इन दोनों का एमईक्यू लगा दो, इसके 5 एमईक्यू, इसके भी 5 एमईक्यू, 5 एमईक्यू, 5 एमईक्यू। सॉल्व करोगे लॉग 1 बन जाएगा, लॉग 1 0 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 5। कोई आपसे पूछे कि मेरे को एक बात बताना, करे क्या बात बतानी है कि भाई साहब यहाँ पे एमईक्यू कैसे लगा दिए, तो आप कहेंगे कंसंट्रेशन के रेशियो की जगह पे, कंसंट्रेशन की जगह एमईक्यू नहीं लगाएं, कंसंट्रेशन के रेशियो की जगह पे एमईक्यू का रेशियो लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं? पूछेगा क्यों लगा सकते हैं, तो उससे कहना अगर इन दोनों का मोलैरिटी का रेशियो लिखाओ तो वो इन दोनों के नॉर्मेलिटी के रेशियो के बराबर होगा। इन दोनों के नॉर्मेलिटी के रेशियो के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का इनफेक्टर, हाँ टाइप करो, क्योंकि दोनों का इनफेक्टर क्या 1 1 नहीं है, सेम सेम है। अगर 2 2 भी होता तो भी यही लिखते। सही बात बोला करिए, दोनों का इनफेक्टर सेम सेम है, ठीक है। अच्छा, अब नॉर्मेलिटी में वॉल्यूम इन लीटर सॉल्यूशन का मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी मल्टीप्लाई कर दूं, बताओ फिर क्या आ जाएगा? क्या बताइए, दोनों के एमईक्यू आ जाएंगे। फिर वॉल्यूम तो सेम है ना दोनों का, तो बताइए दोनों के एमईक्यू आ जाएंगे। तो इसका एमईक्यू अगर लीटर में जगह एमएल में लगा दो, तो लीटर की जगह एमएल में लगा दो, तो इसके एमईक्यू अपॉन इसके एमईक्यू। बताओ भैया, इसका मतलब एमईक्यू के रेशियो की जगह क्या हम लोग मोलैरिटी का रेशियो लिख सकते हैं? ये सुविधा मिली हुई है, यही लगाया देखो, यहाँ ये मोलैरिटी का रेशियो था और यहाँ हम लोगों ने एमईक्यू का रेशियो लगा। कितने लोग बात समझ में आ गई? तोड़िए फटाफट। सवाल किसका बन गया? एसडी बफर का। एसडी बफर का सवाल कब बनता है? जब स्ट्रॉन्ग बेस खत्म हो जाए और वीक एसिड बच जाए, मतलब वीक आदमी बचना चाहिए और साथ में उसका सॉल्ट बनना चाहिए। कितनों को बात क्लियर? जल्दी से तोड़िए। हाँ, दीवार टूटती क्यों नहीं है? भैया लगे हैं आज, आज गड्ढा कर डालेगा भैया, आज तो कुछ करके जाएगा। कह रहे जब ये पढ़ाए तभी खोदना, सब गड्ढे कर रहा। इसमें विपक्ष विपक्ष दल का हाथ लगता है। अब सुनो मेरी बात, ये सवाल समझ में आ गया सबको? अब बताइए, इस सवाल में एक और सवाल कर लेते हैं जल्दी से, पहले एक और सवाल लगा लेते हैं। ये लगाओ, ये लगाओ भाई। अंधी मारो फटाफट, फिर शुरू करें बताना हमेशा की तरह। 13 ये हो गया, 14 ये हो गया, 15 पे आ जाओ। अब सुनो मेरी बात, देखो वीक मोनोबेसिक एसिड है, कोई एस्टिक एसिड जैसा 25% टाइट्रेशन हुआ है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, पीके दिया हुआ, पीएच बताना है। मनीषा सुकृति जीत किया तो किसी ने होगा नहीं, देखो ये सब अंधी मारना है बेटी। देखो ये वीक एसिड मान लो समझने के लिए, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एस्टिक एसिड है, मैं क्या कह रहा हूं समझने के लिए।
मान लो एसिटिक एसिड, यहां लिख लो भैया, नहीं तो दो चार अभी आएंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम को पुल करते हुए लिख लो, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ये भी एग्जाम्पल, पुल करते रहना, ठीक। तो ये बन जाएगा CH3। कई लोग एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल नहीं देते, एग्जाम्पल। अब देखो सुनो मेरी बात, कह रहा है वीक एसिड जो है, ये वीक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कितने परसेंट टाइट्रेट हुआ है बताओ, कितने परसेंट टाइट्रेट हुआ है? 25%। अच्छा जरा बताना पिछले सवाल में कितने परसेंट टाइट्रेट हुआ था, जरा बताना पिछले सवाल में कितने परसेंट टाइट्रेट हुआ था, जल्दी से बताओ। क्या यहां पे वीक एसिड लिख सकते हैं पिछले सवाल में 50% टाइट्रेट हुआ था? बात समझ में आ रही है? यस। और बताइए इस सवाल में हम लोग से बोला कि 25% टाइट्रेशन कराओ, ठीक है। तो बताइए क्या इसके एमईक्यू तो दिए ही नहीं इस बार, इन दोनों के एमईक्यू तो दिए ही नहीं है, देखो पिछली बार दिए थे, इस बार दिए नहीं, तो क्या करें? अब सुनना मेरी बात ध्यान से, हम लोग अपनी तरफ से मान लेंगे, कह देंगे भाई साहब इसके एमईक्यू मान लेते हैं 100 थे, 100 में से कितने परसेंट खत्म करना है? सिर्फ 25%। क्यों? उसने बोला है 25% टाइट्रेशन का सवाल है। अब मेरे को बताना, अगर वीक एसिड को 25% ही टाइट्रेट करवाना है तो इसको कितना, 25 एमईक्यू इसके खर्च करवाने केवल, तो इसके भी 25 खर्च होंगे भाई, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस चलेगा, तो इसके भी 25 में से 25 खर्च होंगे, तो इसके जितने खर्च करवाने पड़ेंगे उतने इसके लेने पड़ेंगे, तो इसके कितने लेने चाहिए? 25। तो दिए किसी के नहीं थे, लेकिन दोनों के मान लिए मैंने। अच्छा आप कहेंगे कि भैया 100 क्यों माने, 200 क्यों नहीं माने? आप 200 मान लो, आप कुछ भी मान लो, यहाँ 200 मानोगे तो यहाँ फिर 50 मानने पड़ेंगे, 200 में से 50 जाएगा, फिर ये जाएगा 25% ही, और उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो रेशियो चलेगा लास्ट में, ठीक है। तो आप 100 मान लो भैया, तो ये बन जाएगा, बताओ कितने में की? 25 में की। पानी तो एक्सेस में, बोलो पानी एक्सेस में, तो बताओ पानी को तो छोड़ दो। अब बताइए सिस्टम में क्या ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, तो स्ट्रॉन्ग बेस खत्म, तो ये वीक एसिड और ये मिलकर के और ये पानी मिलकर के बफर बना लेंगे। अब बताओ इसके कितने में क्यू बने बचे? 100 माइनस 25 और इसके 25 में क्यू। बताइए क्या पीएच इज इक्वल टू लगा देंगे? एसिडिक बफर का सवाल है, हेलो, और एसिडिक बफर का सवाल है, तो बताइए क्या लिखें? पीएच इज इक्वल टू PKA प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। और बताइए सॉल्ट अपॉन एसिड की जगह डेटा बोलो जल्दी से। पीके की वैल्यू कितनी? 4.5, यहां लगा दो 4.5, ठीक है। लॉग सॉल्ट की जगह क्या लगाओगे बताओ? 25 MEQ। नीचे क्या लगाओगे एसिड की जगह? 100 माइनस 25, ठीक है। ये बन जाएगा 25/75, 1/3। अब सो कॉल्ड तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी सोच रहे होंगे, कहने ये नीचे 100 माइनस 25 क्यों लिख रहा है? मैं होता तो सीधे 75 लिख देता, इसीलिए तो नहीं हो। इसीलिए तो नहीं। देखो 4 log 1 माइनस log 3, तो ये log 3 माइनस कर दो, log 3 की वैल्यू कितनी? क्या कह गया, बात नहीं समझ में आई, अभी आएगी थोड़ी देर में समझ में। मेरी बातें थोड़ी देर में समझ में आती है, लेकिन एक बार जिसको आ जाएंगी जिंदगी में उसको फिर कुछ और नहीं समझना पड़ेगा, मोक्ष मिल जाएगा उसको। 4.03 ये आंसर है, चेक कर लीजिए। कितना समझ में आ गई बात? तोड़िए फटाफट, बताइए कितने परसेंट टाइट्रेशन हुआ था? 25%। कह रहे मैं होता तो सीधे 75 लिख देता नीचे। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, इसका जुगाड़ सुनिए। 16 नंबर स्लाइड पे आ जाइए, है ना। वीक एसिड इज X% टाइट्रेटेड, ध्यान सुनना मेरी बात, विद स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। अगर ये सवाल आता है, अब जरा सुनना, जैसे हम लोगों ने एक पेज पे पूरा एसिडिक बफर खत्म कर लिया था, वैसे उसमें बस ये पेज और जोड़ लेना है, ये पॉइंट एक और जोड़ लेना है। देखिए इसमें दो सवाल बनते हैं। जब वीक एसिड टाइट्रेशन करेगा तो दो मेन सवाल आपको मिलेंगे। पहला सवाल जो आपको मिलेगा यहां पे, उसमें मिलेगा कि एक्स की वैल्यू अगर 100 हो जाए, अगर 100% टाइट्रेशन हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो आप समझ जाना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस है, सॉल्ट भी उसी का बनेगा। 1/2 PKW
प्लस पी के प्लस लॉग सी निकल लेंगे, और ये कर चुके हैं हम लोग। ये याद करिए, हम लोग पहले कर चुके हैं। क्या तुम्हें याद है? अब बताओ मेरे को, अगर ये x की वैल्यू 100 से कम हुई तो? अगर मान लीजिए 25% टाइट्रेशन हुआ, 50% हुआ, 75% हुआ, कोई भी ऐसा हुआ जो 100 से कम है, तो सवाल बनेगा, बोलो किसका? तो सवाल बनेगा तुरंत एसिडिक बफर का, क्योंकि वीक एसिड बच रहा है। जब जब वीक एसिड बचेगा तो सवाल किसका? एसिडिक बफर का। पीएच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पी के ए प्लस लॉग, अब जे सुनिए, जे क्या है? लॉग ऑफ, ऊपर लिखो x और नीचे लिखो 100 माइनस एक्स, सवाल खत्म है, चाहे कोई भी आ जाए। ध्यान सुनिए मेरी बात, ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे 100 माइनस एक्स, सवाल खत्म है। x कौन है? x है यहाँ परसेंटेज टाइट्रेशन, ये मैंने पहले बता दिया। अगर बताना ऊपर अगर 25% टाइट्रेशन हुआ है, 25%, तो ऊपर 25 और नीचे क्या आएगा? 100 माइनस 25 यानी कि 75। अगर 50% टाइट्रेशन हुआ है तो ऊपर 50 तो नीचे भी 50, दोनों को जोड़ने पे 100 आना चाहिए। देखो इन दोनों को जोड़ो, ऊपर नीचे वाली दोनों चीजें जोड़ो, x और 100 माइनस एक्स, कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। तो ऊपर 25 नीचे 75, ऊपर 50 नीचे 50, ऊपर 75 नीचे 25, ऊपर 60 नीचे 40। बोलो भाई कितने सवाल लग गए? बोलो कितने सवाल लग गए? क्या बहुत सारे सवाल लग गए? तो कभी मतलब एक झटके में खेलता है, मतलब समझ पाना, और खेल खत्म हो जाता है। तो मैंने कहा ना, बात जब समझ में, आप समझ में आया कि यहाँ पे 100 माइनस ये क्यों लिखा था? क्योंकि आगे चल के एक जुगाड़ बताने वाला था जहां पे ये एक्स होगा और ये 100 माइनस एक्स होगा। जरा देखिए पैटर्न यही तो है। हर बात का मतलब होता है, मैं कोई भी शब्द बोलता हूं तो उस बात का, मैं बेवजह कुछ नहीं बोलता, समझ पा रहा है? हर बात का मतलब होता है, क्योंकि दुनिया में याद रखिए मेरे दोस्त, व्यक्ति के शब्द नियमित है और निश्चित है, उसके बाद उसे निकलना होगा। जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा चलेंगे। आइए भाई, ठीक है, जरा बताना, इसमें मैंने आपको दो केस करा दिए। एक केस वो करा दिया जिसमें मैंने आपको पहले भी कहा था, याद करो, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सवाल है, ठीक है। 3 केस बन सकते हैं, 10-10, एमईक्यू बोल रहा हूं मैं, ये सब है ना, एमईक्यू 10-5, 5-10। हाँ भाई, तो बताना अगर 10-10 हो गया तो कहां निकल लोगे? ठीक है, अब बताओ अगर 10-5 हो गया, ये खत्म हो जाएगा, ये एलआर बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा, तो सवाल किसका होगा? एसिडिक बफर। समझ में आ रही बात? अब लेकिन अगर ये 5 हो, ये खत्म हो जाए और ये बच जाए, तो सवाल किसका होता है? तो सवाल इसी का होता है। ये बात एक बसती है, समझ पा रहे मामला? बताइए अगर मान लीजिए ये बच जाए तो सवाल किसका होगा? तो सवाल इसी का होगा। इसी का क्यों होगा? स्ट्रॉन्ग, फिर वो पार्ट 1 का सवाल बन जाएगा। कितनों को बात समझ में आ रही है? ये मैं लास्ट में बताऊंगा, आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा तो आप कर लेंगे। बताइए आपको समझ में आया पॉइंट क्यों बोल रहा हूं मैं? अगर ये खत्म हो जाएगा तो सवाल स्ट्रॉन्ग बेस का ही बचेगा, फिर वो पार्ट 1 का सवाल बन जाएगा। तो आपसे कोई पूछे किसका सवाल बनेगा, तो कहेंगे पार्ट 1 का सवाल होगा। ठीक है, बाद में मैं आपको एक सवाल करवाऊंगा, याद रखिएगा, ये वाला एक सवाल मैं आपको बहुत बाद में फिर करवाऊंगा जब प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, क्लियर सबको? हेलो, अरे अंगूठा दिखा दिया करो भैया। ये दोनों समझ में आ गए? कर मैं सो जाऊं क्या थोड़ा सा? कम वक्त नींद बहुत आती। आओ भैया आगे बढ़े। ये केस खत्म, इसको बोल दीजिए केस नंबर 1। इसको जोड़ लेंगे, कहां जोड़ेंगे इसको? इसको एसिडिक बफर वाला पेज था अपने पास। हेलो, बोलो भाई, एसिडिक बफर वाला पेज था, कितने सवाल थे वहां पे? 14। वहां कितने सवाल थे? 14। वहां जाकर के जोड़ लेना, वहां पे इसको जाके जोड़ लेना। ठीक है, अब बताओ इसका दूसरा केस, केस नंबर 2 क्या बनाएंगे? बेसिक बफर। अब सुनना मेरी बात जल्दी से, कल को अगर यहां पे वीक एसिड को भी आपने, देखो वीक एसिड को भी आपने टाइट्रेट किया था किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये
बताइए कि इसमें भी आपको 2 केस मिलेंगे। पहला केस नंबर 1, अब बताइए केस नंबर 1, जब 100% टाइट्रेशन होगा तो सवाल किसका बन जाएगा? कर चुके हम लोग। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, आंसर क्या आएगा? ये कर चुके हैं पहले, जो आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करवा रहे थे तब। लेकिन अगर ये वाला केस आ जाए तो टाइट्रेशन अगर कितने परसेंट आ जाए क्वेश्चन, 25%, 50%, ऐसा कोई भी सवाल आ जाए 75%, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? बेसिक बफर। इस बार वीक बेस बच जाएगा, बेसिक बफर। इस बार फॉर्मूला लगेगा POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ, ऊपर लिखेंगे x और नीचे लिखेंगे 100 माइनस x। क्या इसका भी जुगाड़ मैंने आपको बता दिया? ये भी खत्म हो गया। बोलो भाई, कल को अगर ऊपर 25 आएगा तो नीचे 75 आएगा, ये आप समझ गए बात को। ऊपर 60 आएगा तो नीचे 40 आएगा। अब जब मेरे को एक बात बताना, इतनी बात समझ में आ गई तो एक और बात बता देना बस। ये 16 नंबर स्लाइड है, इसमें अगर मैं आपको मान लो एक सवाल दूं, आपको एक सवाल समझना, जगह यहां कम है तो यही कर लेते थोड़ा सा। इसी में ऐड करना है इस बात को, जैसे पूरा एक जगह रहे। अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम बफर एक्शन कब आएगा, कितने प्रतिशत टाइट्रेशन पे, ठीक है, 25%, 50%, 75%, 100%। पोल। क्या ये सवाल आप बिना पेन चलाए लगा सकते हैं? अरे गेन कम करेंगे आवाज ही नहीं आएगी, थोड़ा बर्दाश्त करो। भाई गड्ढा कर रहा है। 45% लोगों का सही हुआ। 45% लोग सही। सुनील सुकृति जीत। इतनी आवाज हुई तो मतलब लोग सो रहे हैं, इसका मतलब सोचिए आप। अरे भैया जब 50% टाइट्रेशन होगा इसमें से, तो मैंने बताया ना ऊपर 50 आएगा तो नीचे भी 50 आएगा। जब दोनों जगह 50 आएगा तो log 1 0 बन जाएगा, तो PHPK के बराबर आ जाएगा। तो बताओ PHPK के बराबर कब आता है? PHPK के बराबर कब आता है? जब 50% टाइट्रेशन हो। सोचो ये भी गलत कर रहे हो। बताओ है कि नहीं मामला बहुत पैदल? आप सोच के देखिए, मतलब इतना पढ़ाने के बाद अगर कोई आदमी ये गलत कर रहा हो तो कितना पैदल हो। अब मेरे को एक बात बताओ, मतलब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भैया, एकदम ही मतलब क्या मुझे अपने हाथ से खाना खिलाओ तुम तो। मैं तो ऐसे नहीं खाता हूं, लेटे पड़े हैं एकदम। अब कुछ तो लगा लो। इसमें पूछा जाए मैक्सिमम बफर एक्शन कब आएगा, ठीक है, 25% टाइट्रेशन, 50% टाइट्रेशन, 75% और 100%। अभी भी 100% नहीं आएगा आंसर, देखो। यार गजब, तो जनता तो गजब आई है गुरु। ये ऑनलाइन का अपना मजा है, देखो मतलब उस पार कैसा व्यक्ति बैठा है पता ही नहीं चलता।
जैसे मान लीजिए उस तरफ बहुत ही मूर्ख लोग बैठे हैं एकदम, दो चार तो मतलब ऐसे बैठे हैं भाई साहब कि बस आ गए हैं। गजब की मतलब है एकदम। सोचिए अगर आप ये सवाल सिंसियरली करने के बाद गलत कर रहे हैं तो आप बहुत लंबे में हैं। आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। सुकृति, मनीषा, मीनल, जरा मेरे को बताना, अगर 50% टाइट्रेशन होगा तो ये भी 50 बनेगा, ये भी 50 बनेगा। 50 बजाय log 1 0 बन जाएगा, पीओएच पीकेबी के बराबर आ जाएगा। बताओ पीओएच पीकेबी के बराबर कब आता था? बेसिक बफर ने बताया था तुम्हें, जब 50% टाइट्रेशन होता है। समझ पा रहे? कितनों को ये समझ में आ गया केस नंबर 2 और केस नंबर 1 में पूरा खेल खत्म हो गया? देखिए हाँ भाई, कितनों को समझ में आ केस नंबर 2 केस नंबर, अगर ये 2 पेज कर ले ढंग से तो बताइए क्या बिल्कुल मामला क्लियर है क्या? एक बार अंगूठा दिखा दो कितने लोगों को मजा आ गया इस कंसेप्ट में। देखो तो मैंने एकदम कंसेप्चुअल आपको सारी बातें बता दी। देखो ये 17 नंबर स्लाइड है, फिर ये 18 नंबर स्लाइड है। अगर आप इसको ढंग से कर लें तो आपका बफर बिल्कुल रेडी है। अब बताओ बफर में आपको कितना काम करके जाना है? कम से कम ये 18 नंबर स्लाइड बना लो, एक स्लाइड केस नंबर 2, एक स्लाइड केस नंबर 1, और वो 14 की 2, बस इतने में क्या पूरा काम कवर? और भाई इतने में पूरा बफर कवर हो जाता है। आप सोचो। चलो 39 नंबर सवाल लगाओ जल्दी से। लगाओ फटाफट, ऑप्शन दे रहे हैं भाई। तो गुरु आज गड्ढा कर देगा लग रहा है। अपने फ्लैट का गड्ढा करके दूसरे के फ्लैट में चला जाएगा लग रहा है। ऐसे लोग होते हैं गुरु, कहते हैं एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना है तो कैसे कैसे जाओ, दरवाजे से नहीं जाते हैं। कैसे जाओ? कह रहे गड्ढा करके, कह रहे अपनी दीवार में गड्ढा करूंगा और सामने वाले घर पे निकलूंगा, बोलूंगा कैसे हो आप, दरवाजा ही नहीं खोलते हो। आइए कम, दरवाजा क्यों नहीं खोलते हो? लगे हुए लग रहा पूरी दीवार ही गिरा देंगे। एसिडिक बफर है भैया, ये समझ गए ना? और ये सॉल्यूशन नहीं सॉल्यूशन है। टाइप करने वाले ने मतलब पूरी कलाकारी अपनी दिखा दी है। जितना वो मैक्सिमम कर सकता था वो सब कर दिया कि सवाल में। कह रहे मिलवाओ उससे मुझे, हमारे जैसा ही है बिल्कुल है। आओ देखें, बताओ क्या करेंगे? पीएच की रेंज अगर आपको दी हुई है बताओ एसिडिक बफर की, 52% का सही है। सुकृति, मनीषा, मीनल, देखो एसिडिक बफर है तो पीएच कहां से कहां तक होता है? पीके -1 से पीके +1। ठीक है, अब जरा जल्दी से बताओ 3 से 5 अगर दिया हुआ है तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो मिडिल वैल्यू क्या हो गई? पीके हो गई, मिडिल वैल्यू 4 हो गई। ठीक है, अब लगाओ पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। पीके कितना लगाओगे? 4। लॉग सॉल्ट और एसिड, सॉल्ट इज हाफ ऑफ द एसिड, तो सॉल्ट हाफ लगा दो, नीचे 1 लगा दो, तो बन जाएगा log 1/2। सॉल्व कर लो, 4 प्लस log 1/2, तो ये बन जाएगा 4 प्लस log 1 माइनस log 2, तो log 1 0, log 2 कितना? 0.3, माइनस में आएगा वो, तो 4 माइनस 0.3, 370। क्लियर? अगला अंगूठा दिखाते जाओ फटाफट जल्दी से, बस 2 सवाल और एकदम खत्म उसका मामला। 18 नंबर खत्म, 19 नंबर खत्म। तो मैं जानबूझ के आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं भैया, जिससे कि ऐसा ना हो कि सवाल ही लगे आपके, फिर है ना? सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, वहां पेपर में सही होना चाहिए, तब होता है कुछ मामला। नहीं तो ऐसे पढ़ पढ़ा के तो बहुत लोग निकल लेते हैं, फिर कुछ नहीं होता तो पढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर इनको भी अपने जैसा बना देते हैं कि मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं तुम्हारा नहीं होने दूंगा। मेरे दोस्त, तुम बिल्कुल मेरे जैसे बनोगे। लगाओ, चार ऑप्शन।
बेस अपॉन सॉल्ट, ठीक है। पोल शुरू करना, रेडी? सुकृति, मनीषा, मोहित, देखो समझो, देखो जब भी आपको बेसिक बफर हो या कोई बफर हो, उसमें अगर आपको ये सब दे रहा है, मैक्सिमम बफर एक्शन कहां पे आ रहा है ना, ये कहां पे आ रहा है, तो इसका मतलब वो आपको पीकेबी वगैरह बताना चाहता है या पीके वगैरह बताना चाहता है, समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये होता है, जैसे बेसिक बफर में बताना हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इस कंडीशन में मैक्सिमम बफर एक्शन आता है ना, और उसने बोला पीएस 10 पे आता है, तो पीएस 10 पे अगर आता है तो पीओएच कितना हो गया, 4, और पीओएच अगर 4 हो गया तो बताइए पीओएच और पीकेबी दोनों बराबर होंगे उस समय, तो पीकेबी भी 4 आ गया। तो ये बस आपको पीकेबी बताना चाहता था, इसका काम हो गया, पीकेबी बता के चला गया। अब पीकेबी बता के चला गया तो सवाल, इस समय अगर सवाल पूछे वो मुझसे कि इस समय बताओ सॉल्ट और बेस का रेशियो कितना है इस समय, तो बताओ इस समय कितना रेशियो सॉल्ट और बेस का, अभी तो 1:1 है, अभी तो 1:1 है, समझ पाना है, क्योंकि तो मैक्सिमम बफर एक्शन है। तो इस समय सवाल पूछा ही नहीं उसने, ये तो उसने इंफॉर्मेशन दी आपको पीकेबी बताने के लिए। अब सवाल शुरू होता है, अब वो कह रहा है कि भाई साहब जिस समय पीएच 8.3 हो उस समय क्या रेशियो हो, ठीक है। आप क्वेश्चन यहां पे 21 नंबर स्लाइड में सॉल्व कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, पीकेबी निकल गया, क्वेश्चन नंबर 40 देखो भाई, तो मैं हर वेरिएशन आपको यही करा दे रहा हूं, इसके बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब अंत है, इसको कर लें फिर आराम करें। देखो पीओएच की वैल्यू लगा दो कितनी, 8.3, अगर पीएच दिया, देखो ये पीएच दिया भैया, पीएच 830, तो पीओएच कितना, 570, और पीकेबी कितना लगाओगे, 4, यहां से लॉग सॉल्ट अपॉन बेस निकला है, लॉग सॉल्ट अपॉन बेस की वैल्यू कितनी आ गई, 1.7, यहां बेस में 10 लगा हुआ है, तो बताओ सॉल्ट अपॉन बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 टू द पावर, ये तो पुराना हो गया अभी, 8.7, कुछ नया बताया करो, मजेदार बताओ यार कुछ, अब एक आग नए आओ, थोड़ा कुछ और ताजा तरीन खबरें बताओ, ऐसा कुछ हो जाए कि मतलब बिल्कुल त्राही मच जाए। ये तो पुराना हो गया, डेसिमल लगेगा कि नहीं वो पता नहीं, जिसने पूछा था वो उसने इस्तीफा तो नहीं दे दिया कहीं। पता इस्तीफा देख चलेगी। सॉल्ट अपॉन बेस, ये आ गया, आपको क्या पूछा था, सॉल्ट अपॉन बेस की बेस अपॉन सॉल्ट, तो बेस एंड सॉल्ट, तो बेस अपॉन सॉल्ट कर लो, ये उल्टा कर लो, ठीक है। ठीक है, अब इसको लिख लो, बेस अपॉन सॉल्ट को 10 टू द पावर -2.30, याद आया, सब कर चुके हैं सब, देखो अभी तक काम आ रहा है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 2, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -2 यानी कि 1/100, तो क्या 2/100 आ रहा है, देखो ये 2 और ये 1/100, 2/100 मतलब 1/50, तो सही जवाब है 1/50। कितना समझ में आ गई बात?
ऐसे भी कर सकते तो यहीं से निपटा लो। देखो दूसरा मेथड यहां देख लो, 10⁻1.7 था, इसको ऐसे लिख लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। 10⁻1 10⁻0.7, बोलो भाई 0.7 का एंटीलॉग बताओ। 5 और इंटू 10 कर दो तो कितना हो गया 50, तो ये आ गया 50/1। कौन आ गया 50/1? सॉल्ट अपॉन बेस, तो बेस अपॉन सॉल्ट कितना आ जाएगा 1/50। कितनों को बात समझ में आ गई? कई तरीके होते हैं, मतलब जैसे भी आप घुमा फिरा के कर पाए कैलकुलेशन, ठीक है। चलो 21 नंबर खत्म। 4 कैसे, कहां से है, कौन सा 4? ये कहां से आया? ये भैया पीछू से आया, पीछू, ये देखो पीछू से। पहले यही तो बताया था ना, मैक्सिमम बफर एक्शन का यही मतलब होता है। कह रहे वो मैं सुन नहीं रहा था। क्या कर रहे थे फिर? जस्टिन बीबर के गाने सुन रहे थे, बेबी बेबी ओ बेबी। आओ संजय आगे बढ़े, 22 नंबर पे आ जाओ। कह रहे कम वक्त नींद बहुत हावी हो रही है शरीर पे, कि दिमाग सुन्न पड़ चुका है, बस किसी तरीके से पढ़ ले रहा हूं। लगाओ भी, 10 लीटर ये हटा दो, एक्वा सही है, पूरी कलाकारी दिखा दी। NH4 ठीक है, ये सब ठीक है, यहां मोलर कर दो बस। NPH और पढ़ी लो, मैं पूरा नहीं तो कुछ और ही टाइप किया होता लगा। Then find out the gram amount of salt, ठीक है, चलो करो। भैया पहुंच गए दूसरे कमरे में लग रहा है। आवाजें आने के लिए। और बताओ कैसे हो? मिले ही नहीं, तुम दरवाजा नहीं खोलते हो। चक्कर गड्ढा कर डाला पूरा। इसीलिए करें घंटी बजा कर दरवाजा खोल दिया करो तुम लोग, पता लगे तुम्हारे बगल में कोई रहता है ऐसा पड़ोसी, गड्ढा करके आ जाए। स्टार्ट, अंधी मारना शुरू करो भैया, चलो लग जाओ काम पे अपने में। करे मेरे जीवन का एक ही मकसद है, अंधी मारूंगा बस। मनीषा, सुकृति, मोहित, देखो 10 लीटर एक्वा सोल्यूशन है, इन दोनों का मिक्सचर है, कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 मोलर इसका, पीएस दिया 9.3 और पीके भी दिया 4.7। ध्यान से देखो, पहली बात तो सवाल किसका है, बेसिक बफर। दूसरी बात, पीएस दिया 930, तो पीओएच हो जाएगा 470। अच्छा, पीओएच और पीकेबी दोनों सेम आ गए, देख लो, पीकेबी भी इत्तेफाक से वही है। और अगर दोनों सेम आ गए तो इसका हम लोग कहां पे खड़े हुए हैं? मैक्सिमम बफर एक्शन। और ऐसे नहीं समझ में आता तो वैल्यू पुट कर दो भाई, पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सॉल्ट और बेस दोनों बराबर है। नहीं आता तो यहाँ पे पीओएच पीकेबी के बराबर है, दोनों को पुट कर दो। ये भी 4.7 है, ये भी 4.7 है, सॉल्व कर लो। तो यहां से लॉग सॉल्ट अपॉन बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो लॉग सॉल्ट अपॉन बेस कितना आ जाएगा बताओ भाई? जीरो आ जाएगा। अरे भैया रे, आधों का 1 आ गया। लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, अरे भैया इसमें से कटेगा इसे, तो इधर जीरो बचेगा ना।
सॉल्ट अपॉन बेस 1 आ जाएगा। करेक्ट, पूछो कुछ भी बताऊंगा भाई। तो सॉल्ट और बेस बराबर आ जाएंगे, तो NH4Cl और ये दोनों बराबर होंगे। तो इनमें से किसी एक का कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है, पढ़ लो किसका, NH4OH का, 10⁻²। तो अगर ये दिया है तो वो भी दिया है, इसका मतलब यानी कि सॉल्ट कंसंट्रेशन आ गया। और सॉल्ट कंसंट्रेशन आ गया तो बस उसको सॉल्व कर लो। मान लो कि सॉल्ट का अमाउंट x ग्राम है, इसका मोलर मास होता है 53.5, लगा के देख लो, 14 + 4 18 और इसका 35.5, तो ये होगा इसके मोल। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर। ये हो गई मोलैरिटी, और मोलैरिटी बराबर कर दो किसके, जो दी हुई है 10⁻²। सॉल्व करो, आंसर मिल जाएगा। देखो ये 10 से उधर मल्टीप्लाई होगा तो 10⁻⁻1 बन जाएगा, और ये 53.5 जाएगा तो उसमें 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो x आ जाएगा 55.35। चेक कर लो, ये आंसर। कितनों को समझ में आ गई बात। आखिरी सवाल, फटाफट थोड़ा करो जल्दी से भाई। 22 नंबर ये हो गई स्लाइड, इसके बाद ये 23 नंबर स्लाइड हो गई आज की, और 24 नंबर इधर आ जाओ। 42 नंबर सवाल लगा जल्दी से। असरफियां ढूंढ रहे हैं गुरु, असरफियां। चलो पूछ, खजाने का पता लग गया उसको भैया, आज खोद डालेगा। छठे फ्लोर पे रह रहा है और सोच रहा कि नीचे जमीन है, और खोद रहा भाई साहब, अभी नीचे गिरेगा कभी। सोने नहीं है किसी को आज। हाँ भाई, ये अच्छा रुको 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 रुको, पोल गड़बड़ हो गया। अब पोल गड़बड़ हो गया तो छोड़ ही दो। ये देखो 1 मोल नहीं है, 0.1 है, 0.1। अब सुनो मेरी बात, चलो इसमें बात समझ लो। इसमें लोग क्या कर रहे होंगे, मैक्सिमम लोग क्या कर रहे होंगे, 0.1 ये दोनों सेम हो गए होंगे भाई, दोनों सेम उनको लग रहा है। और जैसे दोनों सेम है तो क्या कहेंगे, POH PKB के बराबर, तो POH हो गया 5, PH हो गया 9। कितने लोगों ने 9 टिक करा था, अगर यहाँ 0.1 कर दें 9, 9 गलत जवाब है। अब ध्यान सुनिए कंसेप्ट इसमें क्या है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, यहां पे कंसेप्ट ये कि जब आप बफर बनाएंगे तो आपको बफर की अगर समझ है, जो आपको कंसेप्ट बताया गया NH4OH है और अमोनियम सल्फेट, देखो तो बफर बना कैसे होगा, पानी लिया गया होगा, फिर NH4OH लिया गया होगा, फिर अमोनियम सल्फेट लिया गया होगा, ठीक है। अमोनियम सल्फेट जब टूटेगा देखो ऐसे टूटेगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐसे टूटेगा। पानी ये मिलके सिस्टम बफर बन रहा है। अब जरा इसमें बताओ होगा क्या, इसमें सिस्टम में होगा ये कि कॉमन एनिफिट लगना शुरू हो जाएगा। ये जो सॉल्ट है वो इसके ऊपर कॉमन एनिफिट लगा देगा, और जैसे कॉमन एनिफिट लगाएगा इसकी रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, तो ये बहुत कम पहले से था, और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो सिस्टम में अमोनियम कहां से कंट्रोल होगा, यहां से। लेकिन जब कंट्रोल होगा तो ध्यान से देखो जरा, यहां जब ये C2 अगर मान लो इसका कंसंट्रेशन मानते हैं, तो C2 में से C2 जाएगा तो ये 2C2 बनेगा, और ये C2 बनेगा। समझ में आ रही बात। तो अमोनियम जब हम pH निकालते हैं तो pH कहां से निकालते हैं, हम इसमें से एक इक्वेशन निकाल लेते हैं, ये वाली उठा लेते हैं इक्वेशन। आप कंसेप्ट समझिए, इसको जब बाहर निकालते तो याद करो यहां से Kb लिखते थे हम लोग, फॉर्मूला ये होता है ना, यहां से Kb लिखते थे NH4 + OH नेगेटिव अपॉन NH4OH, फिर यहां से OH नेगेटिव आता था, फिर POH आता था, फिर याद करो POH की वैल्यू यहां सॉल्व करोगे तो ये आएगी PKB प्लस लॉग ऑफ, ऊपर आएगा NH4 प्लस, और नीचे आएगा NH4OH। ये असली फॉर्मूला है। फिर हम लोग यहां पे सॉल्ट लिख देते थे, तो क्या इस बार लिख पाएंगे, हाँ भाई इस बार लिख पाएंगे क्या,
अगर किसी ने मान लीजिए यहां पे लिख दिया POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस, तो गड़बड़ हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं अगर मान लीजिए कुछ लोग फॉर्मूला रट के जाते हैं खाली चूरन खा के सस्ता वाला, उनसे को भैया बेसिक बफर का मतलब समझाओ, कहेंगे ये लो POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। गलत है इस पर। क्यों गलत है? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन सॉल्ट से मैच ही नहीं कर रहा। हालांकि कंट्रोल सॉल्ट से ही हो रहा है लेकिन मैच नहीं कर रहा। देखो इसका अगर C2 था तो इसका 2C2 है, क्योंकि सॉल्ट चेंज हो गया है। अब वो अभी भी NH4Cl में ही खोए हुए हैं। अगर ये NH4Cl होता तब ठीक था, तब यहां 1NH4 आता तब ठीक था, लेकिन यहाँ NH4 होल्ड ट्वाइस कर, तो इसलिए कंसेप्ट यूज होगा। इसलिए आना आपको सब चाहिए। समझ में आ रही बात? जब सब आएगा तभी आप सवाल पकड़ पाएंगे। तो अब इस सवाल में क्या करना पड़ेगा बताओ? POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग ऑफ, ऊपर लगाएंगे ये अमोनियम आयन। अब अमोनियम आयन कितना हो जाएगा? ये अगर 0.1 था तो ये 0.2 हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ 0.2 लगेगा 0.1। कई लोग रट लेते हैं इसमें 0.2 लगाया करो, क्यों लगाया करो भैया? और नीचे अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो वही लगेगा 0.1। तो ये बन जाएगा PKB प्लस लॉग 2। PKB कितना दिया? 5। तो PKB को यहां पुट करो 5 और ये बन गया log 2। तो 5 प्लस log 2 5.3, ये आया POH। और अगर ये POH आया तो pH आएगा 870। समझ में आई बात? तो सही जवाब ये है, ना कि ये। यही लोग टिक करते हैं। क्यों ये टिक करते हैं? क्योंकि उनको लगता है दोनों 0.1 है, ये तो कट गए। POH PKB के बराबर कर देते हैं, कहते हैं देखो ये 5 हो गया, POH 5 हो गया, उनका pH 9 आ जाता है। पहला ही ऑप्शन 9 देगा आपको, लेकिन वो गलत है। कितना कंसेप्ट समझ में आ गया? कितना कॉन्फिडेंस आ गया कि भैया ठीक है एकदम मामला जोरदार? हेलो। अच्छा, कई लोगों का पोल गलत हुआ था क्या? पोल नहीं गलत था, तुम गलत थे। कह रहे हमेशा से मैं ही गलत होता आया हूं। आखिरी कंसेप्ट समझेंगे और बस ये बफर खत्म। आखिरी कंसेप्ट है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी का एक फॉर्मूला दिमाग में रखिए। ऊपर लिखा जाता है, आज बहुत सवाल लगा ली, मतलब काफी प्रैक्टिस होगी। नंबर ऑफ, कितनों को बफर में कॉन्फिडेंस आ गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड इन 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन। और नीचे लिखेंगे चेंज इन पीएच। ठीक है। बफर भैया मेरे ख्याल से कोई भी थोड़ा बहुत भी समझदार होगा तो उसको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ गया होगा। बफर में आपको मेन क्या काम करना है, देखो इसमें पहले इसको समझ लो फिर बताते हैं जल्दी से। देखिए बफर कैपेसिटी का मतलब क्या है? बफर का जो काम है वो कितने अच्छे से कर पा रहा है ना, बफर का जो काम है वो कितने अच्छे से कर पा रहा है। तो ध्यान दीजिए, बफर का काम क्या होता है? पीएच के चेंज को रेजिस्ट करना। तो अगर पीएच का चेंज कम से कम हो रहा है तो बफर का काम अच्छे से अच्छा है। अच्छा, क्या करने में पीएच का चेंज कम से कम हो रहा है? ज्यादा मोल मिलाने पे। अगर मालूम मैं रिलेटिवली ज्यादा मोल मिला रहा हूं, ध्यान दीजिए, अब आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मोल तो तुम कहते थे स्मॉल अमाउंट मिलाएंगे, स्मॉल अमाउंट मिलाएंगे, क्योंकि गलती से मिल जाते हैं। तो गलती से मिलाएंगे तो फिर ज्यादा क्यों बोल रहे हो? तो कहेंगे गलती से मिलाओगे तो मिलाएंगे तो छोटा, लेकिन छोटे में भी एक छोटा होता है, एक बहुत छोटा होता है, एक बहुत बहुत छोटा। थोड़ा कम छोटा मिलाते हैं, थोड़ा कम छोटा मिलाते हैं, है ना, थोड़ा कम छोटा मिलाते हैं, फिर भी पीएच में चेंज कम से कम होता है। तो बफर की कैपेसिटी जोरदार है। देखो अगर न्यूमिनेटर ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर ये कम होगा, तो ये वैल्यू बड़ी होगी। तो बफर की कैपेसिटी कब अच्छी होगी? जब आप रिलेटिवली मैं ये नहीं कहना ज्यादा मोल मिलाओ, रिलेटिवली ज्यादा मोल मिलाओ। मिला तो कम ही रहे, रिलेटिवली अगर आप ज्यादा मोल मिलाते हैं और उसके बाद भी पीएच का चेंज कम से कम होता है, वो रेजिस्ट कर पा रहा है, तो बफर की कैपेसिटी अच्छी। सवाल कैसा आएगा? सवाल सीधा आएगा। वो कहेगा 1 लीटर का बफर सोल्यूशन दे देगा कोई, कहेगा मैंने 0.2 मोल HCl के मिला दिए, तो यहाँ 0.2 लगा देना। 1 लीटर में जितने मोल मिलाए, कहेगा पीएच इतने से बदल के इतना हो गया, तो यहाँ डेल्टा पीएच लगा देना। कितना हो गया डेल्टा पीएच? पहले कितना था, अब कितना हो गया वो लगा देना। यहाँ लगा दोगे आपको बफर कैपेसिटी मिल जाएगी। खत्म में बफर समाप्त होता है। बफर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है जिसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप देख लीजिए बफर पूरा एकदम कायदे से हो गया। अब मेरे ख्याल से कोई अगर जरा सा भी समझदार होगा तो बफर मतलब कर लेगा बड़े आराम से। और अब अगर आपको बफर नहीं समझ में आया आज यहाँ पे, तो अब आपको नहीं आएगा। यकीन मानिए आपका टीवी एकदम जर्जर अवस्था में, उसको बेच डालिए। मतलब बदलने की मत सोचिए, कोई खरीदेगा नहीं, बेच डालिए उसको सस्ते औने पौने दामों में। करे कोई दाम दे रहा वही बहुत है, फ्री में मतलब बस दे देना उसको, है ना। अब मेरी बात सुनना, आप क्या करेंगे? बफर में 2 पेज एचडी बफर और बेसिक बफर, वो जो 2 पेज 14 स्लाइड बताई थी मैंने, वो कर लेना। और ये वाला पेज ऐड करना, उसमें केस नंबर 1, है ना। और ये वाला पेज ऐड करना केस नंबर 2। इतना ऐड कर लोगे उसमें 14 में, बस खत्म। सब इसी के अंदर है। अब आ जाओ इंडिकेटर पे।
अब दो छोटे छोटे कंसेप्ट बसते हैं, एक इंडिकेटर और एक एसिड बेस थ्योरी। देख लो भाई, तो यहां कंसेप्ट समझ में आया, यहां पे 0.2 क्यों लगाया, यहां 0.1 क्यों लगाया। आयनिक बड़ा चैप्टर है तो इससे सवाल भी बड़े आते हैं भैया। आयनिक से आप उठा के देख लेना, पिछले एक आध साल में तो 20-20 नंबर के सवाल आए हैं, मतलब 16-20-20 नंबर के सवाल। ठीक है, तो मतलब बहुत जोरदार चैप्टर है, तो बहुत जोरदार सवाल भी आते हैं, तो अगर आप एक बार पढ़ लेंगे ढंग से तो हो सकता है कि 20 नंबर का सवाल का खेल खत्म हो जाए। 27 नंबर पे आ जाओ। तो मेरे ख्याल से बफर में अगर आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने चाहते हैं, अगर मान लो बिल्कुल मामला पैदल है, तो आप एक तो बफर कैपेसिटी ऐड कर लो और वो 2 स्लाइड ऐड कर लो, केस नंबर 2, और पिछली क्लास में जो 2 बताई थी वो ऐड कर लो। चलो अब इंडिकेटर पे आ जाओ। और मेरे ख्याल से कितने लोग बफर में कॉन्फिडेंस आ गया भाई, आ गया होगा मेरे ख्याल से, अगर थोड़ा भी मामला चलता होगा तो आ ही गया होगा अब तक, और नहीं आया तो यकीन मानिए अब नहीं आएगा आपको। सोच लीजिए आपके लिए बना ही नहीं था ये, सबके लिए सब कुछ नहीं होता दुनिया में। क्या पता किस चलेगा। इंडिकेटर, कुछ पॉइंट मैं लिख रहा हूं पहले। इंडिकेटर, it is the substance which indicate end point of titration. Point number 1. Point number 2, there are, अरे समझ में आ गया नहीं आ गया भैया बबर, अंगूठे दिखे नहीं मेरे को ज्यादा, सो रहे हो क्या। कौन कमबख्त अंगूठा दिखाया। There are 2 types of indicator. There are 2 types of indicator. पहला एसिडिक इंडिकेटर, और बफर की आपको रिकॉर्डिंग एक बार कायदे से देखनी है पूरी, ये काम सब लोग कर लेना भैया। बफर की रिकॉर्डिंग आज का लेक्चर और पिछला लेक्चर, ये दोनों रिकॉर्डिंग जाकर के जरूर ध्यान से एक साथ देखना, पूरी रिकॉर्डिंग बफर पूरा एक साथ कवर करके उसके नोट्स बना के एकदम खत्म कर लेना उसको आज ही, नहीं क्योंकि आपने छोड़ दिया ना अगर अभी तो फिर से सर उठाएगा। तो ये आज की क्लास और पिछली क्लास ये दोनों मिला करके बिल्कुल एकदम रिवाइज करके एकदम पैक कर देना, इसको पूरा रिवाइज कर लेना कि एक बात समझ में आपको और ज्यादा आ जाएगी। ठीक है, चलो ये काम कर जरूर लेना आज के आज, सभी लोग हल्के मत लेना बफर को, कि जितना पढ़ाया एकदम कंसेप्चुअल बात, और वो 3 पेज की आप शॉर्ट नोट्स बना लेना। मैं अगली क्लास में जब आऊं तो मैं पूछूंगा कितने लोगों ने बनाया, तो उसके स्क्रीनशॉट जिसने बनाया वो डालना है यहाँ पे, देखो जरा कितने लोग बनाया, ऐसे बात नहीं करते हो। एसिडिक इंडिकेटर, बेसिक इंडिकेटर, 2 प्रकार के। ठीक है, 28 नंबर पे आओ, पहले लिख लेते हैं फिर कुछ बातें भी समझाना शुरू करेंगे। देर आर 2 थ्योरीज फॉर इंडिकेटर। दो प्रकार की थ्योरीज हैं, 2 कंसेप्ट हैं, एक का नाम है ओस्टवाल्ड थ्योरी, और एक थ्योरी जिसको बोलते हैं बेंजेनॉइड क्विनोनॉइड थ्योरी। अब इसमें एक एक करके दोनों थ्योरी आपको पढ़नी होगी। पहली थ्योरी स्टार्ट हो रही है ओस्टवाल्ड थ्योरी। अब ओस्टवाल्ड थ्योरी में क्या होता है, कुछ पॉइंट लिखता जा रहा हूं मैं, देखते जाइए, अभी सारी बातें कवर हो जाएंगी, सुनते जाइए वही बस। अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड थ्योरी, ओस्टवाल्ड वही आदमी है
जिसने पार्ट 2 में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ दिया था, गरीबों का मसीहा है। अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड थ्योरी, indicators are weak organic acids weak organic bases. Point number 2, there are two parts of an indicator. अब ये सब मैं टाइप भी करा सकता था, लेकिन उसमें फील नहीं आएगा। कई लोग अंडरलाइन कर करके अपना काम चलाते रहते हैं, ये लाइन वो लाइन, ऐसे लिख दिया वैसे लिख दिया। वो मैं भी करा सकता हूँ, मेरे लिए आसानी पड़ेगा, लेकिन दैट्स नॉट माई स्टाइल, यू नो, दैट्स नॉट माई स्टाइल, दैट्स नॉट माई स्टाइल। समझ पा रहे हैं? तो थोड़ा अलग खेलते हैं, अलग लेवल पे खेलते हैं, मतलब समझ पा रहे हैं? खेल के नियम बदल दूंगा, मैंने कहा था ना पहले दिन ही। सामने वाले को मजबूर कर दूंगा कि वो इसी तरीके से खेले। नियम आप तय करें, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है कि आपके नियम क्यों माने जाएं। Whereas color of, अभी केवल पढ़ते जाइए जो मैं लिख रहा हूं, अभी सारी बातें एक्सप्लेन कर दूंगा। अनआयनाइज्ड पार्ट, ध्यान से भी पढ़ते जाइए, इज लाइट। ठीक है, फिर इतनी अंग्रेजी मैंने जीवन में नहीं देखी है एक साथ। वी कैन एनालाइज the presence of an indicator when it shows its color change। हाँ भाई, ये है कहानी। अब पूरी बात जरा एक बार हो जाए शुरू से। पावरफुल पीपल मेक पावरफुल प्लेसेस हैं। अब सुनो मेरी बात, सिनेमा बहुत देखते हो तुम लोग यार गुरु, हैं सिनेमा। अब सिनेमा सुनो जरा, इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर की अगर आपको फील समझिए तो थोड़ा सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, ठीक है? अब अगले 5 मिनट ध्यान से बात सुनिए, सारी बात एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, सब समझ में आ जाएगी। देखिए जैसे अब गाड़ी चलती है, रात के अंधेरे में गाड़ी जा रही है ना, तो गाड़ी में इंडिकेटर लगा होता है छोटा सा, इतनी बड़ी गाड़ी छोटा सा इंडिकेटर, ठीक है? वो इंडिकेटर क्या करता है, जब उसको ऑन ऑफ करेंगे आप तो ऑफ ऑन लप लुप करना शुरू कर देगा, बत्ती जलेगी ना उसमें। तो देखिए इंडिकेटर जो पीछे गाड़ी में छोटा सा लगा होता है, यहाँ पे वैसे तो शीशा दिखता है सफेद कलर का, ऐसे लगता है कि कुछ कलर ही नहीं है। जैसे ये ऑफ से ऑन होता है, तुरंत इसका कलर एकदम से येलो हो जाता है। और एक और इंडिकेटर लगा होता है जिसका कलर हो जाता है, देखो 2 इंडिकेटर होते हैं वहां, आपने आप ध्यान से देखा हो तो गाड़ी में 2 इंडिकेटर होते हैं। एक ऐसा लगा होता है पीला सा, जो ऑन होते ही पीला हो जाएगा, नहीं तो शीशे जैसा कलर दिखेगा, कुछ कलर ही नहीं दिखेगा। और एक होता है जो ऑन होते ही वो कैसा हो जाता है, लाल, है ना, ऐसा। वो 2 इंडिकेटर देखे होंगे आपने। तो बताइए इसमें ये लाल वाला कब ऑन होता है और ये वाला कब ऑन होता है? बताओ किसका क्या यूज है? ये वाला कब लगाते हैं? जब आपको बाएं दाएं मुड़ना होता है ना, और ये ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है, लाल वाला। तो जरा बताइए ये सब कलर यूज करके आप इंडिकेट करते थे, तो इंडिकेटर जो है एक सब्सटेंस है। यहां पे भी देखिए गाड़ी में इंडिकेटर लगा होता है। गाड़ी में इंडिकेटर का काम क्या है? गाड़ी में इंडिकेटर का काम होता है इंडिकेशन देना, सूचना देना। किसको? सूचना किसको देना? पीछे से मान लो एक आदमी आ रहा है, आप आगे जा रहे हैं अंधेरी रात में, है ना, अंधेरी रात में आप आगे जा रहे हैं, दिया जलाते हुए नहीं, गाड़ी चलाते हुए। तो मान लीजिए आप अंधेरी रात में आगे जा रहे हैं गाड़ी चलाते हुए, है ना, टाटा नैनो, छोटी गाड़ी आप लेके कैसे चाह रहे हैं। अब मान लो पीछे से जो एक आदमी आ रहा है, तो आपको इशारा देना है कि मेरे को, मान लो आपको बाईं तरफ रुकना है, कुछ जरूरी काम आ गया, है ना, आपको बाईं तरफ रोकना है गाड़ी को लगा के। तो क्या करोगे? ऐसे रोक दोगे पूरी घुमा के, ये घुमाया और यही रोक दी ब्रेक मार के? नहीं, पहले उसको इंडिकेटर देंगे, इशारा देंगे। एक इशारा ही काफी है समझदार आदमी के लिए। तो बताइए पीछे वाले को इशारा कैसे देंगे? इंडिकेटर को ऐसे ऑन कर देंगे। आपको बाईं तरफ इंडिकेटर की दिशा में इंडिकेटर बाएं वाला ऑन करना होगा, और ऑन करते क्या होगा, वो लप लुप होना शुरू हो जाएगा और पीछे वाले को पता चल जाएगा,
कि भाई साहब कुछ तो बताना चाहता है वो। समझ में आ रहा है? और जब आपके सामने ये जो जब आपके सामने अचानक से कोई आ जाता है तो आप ब्रेक लगा देते हैं, ब्रेक लगाते वो एकदम रेड हो जाता है और पीछे वाले को पता चल जाता है भाई साहब ब्रेक लगी है। समझ पा रहे हैं? बताइए, इनमें कोई भी आप गाड़ी महंगी से महंगी खरीद लीजिए, एक कंसेप्ट देखिएगा ध्यान से, कोई महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लो, बताओ हमेशा जो बाएं दाएं साइड रुकने वाला रहता है इंडिकेटर, वो हमेशा पीला रहता है, और हमेशा आप अगर ध्यान दें तो ब्रेक वाला पार्ट हमेशा लाल से आता है। तो ऐसा क्यों? कौन सा गाढ़ा है बताओ इसमें? रेड कलर डार्क है या फिर ये येलो कलर गाढ़ा है? हाँ भाई, कौन सा गाढ़ा है? रेड गाढ़ा है। तो रेड गाढ़ा क्यों लिया जाता है? ब्रेक में गाढ़ा क्यों लिया जाता है? आप महंगी से महंगी गाड़ी खरीद लो, नैनो से लेके आप मतलब मर्सिडीज तक खरीदो, लेकिन हर में बताओ रेड कलर ही क्यों होता है ब्रेक के अंदर? क्योंकि रेड कलर का जो सेंसिटिविटी है, ह्यूमन आई सेंसिटिविटी, वो ज्यादा है। इंसानी आंख की सेंसिटिविटी हल्के कलर से गाढ़े कलर की तरफ बढ़ती है। हल्के से अगर गाढ़ा हो रहा है तो जल्दी सेंस करेगा आदमी, और अगर गाढ़े से हल्का हो रहा है तो धीमे धीमे सेंस करेगा। तो जल्दी सेंस कर जाए, देखिए दो दो प्रोसेस है। हल्का कलर था गाढ़े में कन्वर्ट हो गया, गाढ़ा कलर था हल्के में कन्वर्ट हो गया। ह्यूमन आई जल्दी किसे सेंस करेगी? जब वो हल्के से गाढ़े की तरफ जाए। तो पहले मान लीजिए हल्का कलर था, एकदम से डार्क रेड हो गया, तो जल्दी सेंस कर लेगा, 2 सेकंड में पता लग जाएगा ब्रेक मारी गई है। और अगर नहीं पता लगेगा ना जल्दी, तो कहानी हो जाएगी, फिर वो जाके मतलब पीछे दबका देगा गाड़ी को, मतलब खेल खत्म। समझ पा रहे हैं? तो मतलब ये है कि ब्रेक में लाल क्यों दिया भैया, ब्रेक में पीला क्यों नहीं दिया? क्योंकि ब्रेक ज्यादा क्रिटिकल है, ब्रेक ज्यादा क्रिटिकल है। ब्रेक में जल्दी सेंसिटिविटी पकड़नी चाहिए। अगर जल्दी नहीं पकड़ी सेंसिटिविटी पीछे वाले ने, उसको जल्दी नहीं समझ में आया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो बताइए ब्रेक में लाल कलर क्यों दिया जाता है? ह्यूमन आई की सेंसिटिविटी इसके लिए ज्यादा है, जल्दी समझ में आता है, उसको जल्दी सेंस करता है 2-4 सेकंड के अंदर। समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब बताना इसका इससे क्या कनेक्शन है? सारा कनेक्शन है, सुनिएगा। इंडिकेटर यहां पे क्या है? अगर आपसे कोई पूछे इंडिकेटर यहां पे क्या है, कहेंगे एक सब्सटेंस है, जैसे गाड़ी में होता है। क्या करता है इंडिकेट? एक इशारा देता है, वहां भी इशारा देता है, यहां भी इशारा देता है। क्या इशारा देता है? एंड पॉइंट बताता है। किसका? टाइट्रेशन का। एंड पॉइंट मतलब टाइट्रेशन कब कंप्लीट हो गया, ये बताता है। कितने प्रकार के इंडिकेटर होते हैं? एसिडिक इंडिकेटर, बेसिक इंडिकेटर। कितने प्रकार की थ्योरी है? 2 प्रकार की थ्योरी है। पहली थ्योरी पे आ जाइए, ओस्टवाल्ड थ्योरी। पहली थ्योरी पे आ जाए, ओस्टवाल्ड थ्योरी। ओस्टवाल्ड थ्योरी क्या कहती है? इंडिकेटर क्या होता है? ये वही आदमी है ओस्टवाल्ड जो वीक एसिड या वीक बेस की बातें करता था। ये कहता है इंडिकेटर क्या होता है? तो इंडिकेटर होता है वीक ऑर्गेनिक एसिड और वीक ऑर्गेनिक बेस, है ना। फिर कहता है कि इसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। जैसे अपने इंडिकेटर में 2 पार्ट थे, कौन से? एक ऑन एक ऑफ, एक ऑन एक ऑफ, है ना, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। वैसे 2 पार्ट है, आयनाइज्ड अनआयनाइज्ड। ध्यान दीजिए, यहां पे जो आयनाइज्ड पार्ट होगा वो हमेशा डार्क कलर का होगा, और जो अनआयनाइज्ड होगा वो हमेशा लाइट हल्के कलर का होगा। हम कलर चेंज कब ऑब्जर्व कर पाएंगे, या प्रेजेंस ऑफ इंडिकेटर कब ऑब्जर्व कर पाएंगे? जब वो अपना कलर चेंज दिखाए। यही तो गाड़ी में होता है। समझ में आ गई? इतनी बातें क्लियर सबको? इतनी बातें सबको क्लियर? ठीक है। मेरे पास ऑल्टो है, छत खोल के चलाता हूं, उसमें बरसाती लगा लेता हूं ऊपर। कह रहे आपके पास मर्सिडीज है क्या? छत खोल के चलाता हूं, ऊपर बरसाती लगा लेता हूं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। ऑल्टो K10 31 नंबर पे हो। तुम लोग क्या गरीब आदमी को मजाक उड़ाते हैं? बताओ। अब सुनो मेरी बात, सुनो। देखो अभी चल रहा है एसिडिक इंडिकेटर। हम लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं? एसिडिक इंडिकेटर। और एसिडिक इंडिकेटर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ओस्टवाल्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी पढ़ रहे हैं? ओस्टवाल्ड थ्योरी। ओस्टवाल्ड ने क्या कहा, क्या विचार व्यक्त किए? उसने कहा कि भाई साहब जैसे आप कोई एसिडिक इंडिकेटर ले लो, फिनोफ्थलीन एग्जाम्पल के तौर पे, फिनॉल पीएच थैलीन। स्पेलिंग सही लिखो पहले तो। ध्यान दीजिए, इसका नाम है फिनॉल पीएच थैलीन। ठीक। फिनॉल, इस जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सब क्यों लिख रहे हैं। फिनॉल पी, कई लोग स्पेलिंग भी गलत लिखते हैं, इसको एचपीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक एसिडिक इंडिकेटर है, ये एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है। इसका के चेक करेंगे बहुत कम मिलेगा। आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। ओस्टवाल्ड ने कहा कि भाई साहब ये टूटेगा कैसा? ऐसा। प्रोटॉन निकल जाएगा और जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको बोल देंगे पीएच निगेटिव। ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन क्यों निकला? क्योंकि कैसा इंडिकेटर है? एसिडिक। तो ये वीक एसिड है, और वीक एसिड आपको क्या देगा? पानी में फेंक दो वीक एसिड को। इसको पानी में फेंक दो, एक्वस मीडियम दिया, देखो ध्यान से। पानी में फेंक दो तो क्या करेगा? पानी में फेंकने में प्रोटॉन दे देगा, और जो बचा पार्ट होगा उसको बोल देंगे पीएच नेगेटिव। अब जरा ध्यान सुनना, ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलेंगे? ये आयनाइज्ड पार्ट है। और ये वाला कौन सा है? ये अनआयनाइज्ड पार्ट है। ठीक है। और उसके बाद आप कलर अगर चेक करेंगे तो आयनाइज्ड पार्ट जो होगा
है ना। जो आयनाइज पार्ट होगा वो डार्क होगा, और जो अनआयनाइज होगा वो हमेशा लाइट होता है। हर इंडिकेटर में ऐसा ही होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप बात करें तो ये जो आयनाइज पार्ट है ये डार्क कलर का होगा, और फिनोल्फ्थालीन में आप चेक करेंगे तो ये पिंक होगा, ठीक है। और अगर इसका अनआयनाइज पार्ट आप चेक करेंगे तो ये कलरलेस होगा। तो इधर कलरलेस, इधर पिंक, ठीक है। डार्क कौन है? ये वाला। हमेशा आयनाइज्ड पार्ट अपने रिस्पेक्टिव अनआयनाइज्ड पार्ट से हर बार डार्क ही होता है, हर बार, हर इंडिकेटर में, ठीक है। अब मान लीजिए आपने फिनोल्फ्थालीन एक एसिडिक इंडिकेटर लिया, आपके किस काम का भैया? कहेंगे ये मेरे को इशारा देता है। करे किस प्रकार के इशारे? किस प्रकार के इशारे? जैसे मान लीजिए, अच्छा इसको आपने अभी कौन से मीडियम में डाल के रखा है? देखो एक्वस मीडियम में, पानी में मिला के रखा है इसको। ये वीक एसिड, इसको पानी में डाल दिया आपने, तो ये आपके किसी काम का है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई इशारा नहीं देगा। आप पानी से भरे कंटेनर में इसको रख के ले देख लो भैया, पानी लो एक कंटेनर में, है ना। मान लो एक कंटेनर लिया, उसमें उसे पानी भर लिया, पानी में आपने फिनोल्फ्थालीन डाल दिया, क्या होगा बताओ? ये पानी भरा हुआ, देखो इसमें 2 बूंदे डाल दो फिनोल्फ्थालीन की, लो ये 2 बूंदे डाल दी मैंने फिनोल्फ्थालीन की, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं कुछ होगा? क्योंकि ध्यान दीजिए इसका आयनाइजेशन बहुत कम होगा। देखो वीक एसिड है क्या ये? यस। और वीक एसिड है तो बताओ इसका के बहुत कम है, और इसका के अगर बहुत कम है तो क्या इसका अल्फा भी बहुत कम होगा? अल्फा बहुत कम हो तो क्या बहुत कम टूटेगा? सी में से सी अल्फा। तो बताइए क्या ये जो पीएच नेगेटिव बनाएगा ये बहुत कम बनाएगा? और ये बहुत कम बनाएगा तो बताइए ये कलर जो डार्क आना चाहिए था ये बहुत कम आएगा, ना के बराबर। तो आपको यहाँ कोई खास कलर चेंज दिखेगा ही नहीं, ये कलरलेस जैसा ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये पार्ट बना ही नहीं भाई, ये पार्ट ज्यादा बना ही नहीं ना। तो बताइए अभी भी ये वाला पार्ट खूब सारा है, ये टूट ही नहीं रहा, ये टूट ही नहीं रहा, तो बताइए कलरलेस सिस्टम रहेगा। सिस्टम कैसा रहेगा? कलरलेस, कोई कलर चेंज नहीं दिखेगा। आप बाहर से आंख लगा के देखेंगे पानी के अंदर फिनोल्फ्थालीन मिला के, आपको कोई कलर चेंज नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पानी कैसा? कलरलेस। उसमें फिनोल्फ्थालीन डाला वो भी कलरलेस जैसा ही है, क्योंकि आयनाइजेशन कुछ खास हो ही नहीं पाया। बताइए अगर मैं इस आयनाइजेशन को बढ़ा दूं, हाँ भाई, अगर इस आयनाइजेशन को मैं बढ़ा दूं, इस रिएक्शन को आगे की तरफ भेज दूं, कुछ करके कुछ ऐसा दिमाग लगाऊं जिससे रिएक्शन आगे की तरफ चली जाए, और ये जो पीएच नेगेटिव बहुत कम मिल रहा है ये बहुत ज्यादा मिलने लगे, सुनना पड़ेगा थोड़ा सा भैया, बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि अगली क्लास में अपने को खत्म करना है चीज। तो अगली क्लास में एसिड बेस थ्योरी पढ़नी, तो 5-7 मिनट आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा अभी, ठीक है। और जिसको जाना है वो चला जाए, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना। तो मैं तो थोड़ा पढ़ाऊंगा अभी, 5-10 मिनट तो पढ़ाऊंगा। हाँ टाइम हो गया कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ाऊंगा, मजा आ रही मेरे को। अब सुनना मेरी बात। हाँ, कि बताओ अगर मैं पीएच नेगेटिव को, कुछ करके बढ़ा दूं और इस आयनाइज पार्ट को बढ़ा दूं, है ना, इस आयनाइज पार्ट को बढ़ा दूं, तो बताइए आपको यहां पे कलर चेंज ऑब्जर्व हो सकता है। तो पानी में डालने से बताइए क्या कुछ फायदा है फिनोल्फ्थालीन को? किसी काम का है ये? यस और नो? क्या फिनोल्फ्थालीन को पानी में डालने में कुछ फायदा है? नहीं। क्यों? जैसे गाड़ी, आप फैक्ट्री में बैठे हुए हो, है ना, इंडिकेटर आपने बना लिया फैक्ट्री के अंदर, इंडिकेटर बना लिया आपने, लो तो इंडिकेटर को गाड़ी में फिट ही नहीं करोगे तो कोई फायदा है क्या? ऐसे खोपड़ी में घूमोगे इंडिकेटर को कि मैं इधर जा रहा हूं, हाँ भाई, करें मैं इधर जाता हूं, इधर जाता हूं, इंडिकेटर खोपड़ी में घूमो क्या? इंडिकेटर तब तक किसी काम का नहीं है जब तक वो किसी गाड़ी में ना फिट हो। गाड़ी का मतलब यहां क्या है? सॉल्यूशन। गाड़ी का मतलब क्या है? सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन लीजिए एसिडिक बेसिक नेचर का, उसमें डालिए इंडिकेटर को, तब वो किसी काम का है। समझ में आ रही बात? हेलो। तो गाड़ी में फिट करोगे तभी तो आएगा ना मजा। तो इसको गाड़ी में फिट करते हैं। देखो गाड़ी में फिट करने का मतलब समझ पा रहे हैं? मान लीजिए मैंने केस नंबर 1 बनाया और मैंने इसको दे दिया कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। ध्यान सुनना, मैंने इसको दे दिया कौन सा मीडियम? एसिडिक मीडियम। सॉल्यूशन नहीं, सुनो ध्यान से, एसिडिक मीडियम। तुम लोग यार मजे बहुत देते हो, सो नाटी। अब देखो ये एसिडिक मीडियम है, सो नाटी गाइस। अब देखिए इसके अंदर मान लो मैं एक सॉल्यूशन बना के बैठा हूं, कैसा? एसिडिक। ध्यान सुनना जरा, कैसा सॉल्यूशन? एसिडिक। एसिडिक मतलब इसके अंदर पानी नहीं है, सिर्फ HCl का सॉल्यूशन है, HCl का सॉल्यूशन है। अब इसके अंदर 2 बूंदे मिला के बैठे रहो, ये देखो फिनोल्फ्थालीन की 2 बूंदे हैं, ये 2 बूंदे किसकी हैं? फिनोल्फ्थालीन की। और पूरा सॉल्यूशन किसका है? HCl का। अब बताओ क्या होगा? काम बनेगा कि नहीं बनेगा? बताइए फिनोल्फ्थालीन कैसा एसिड है? वीक एसिड है तो ऐसे टूटेगा। कंसेप्ट देखना जरा, अभी फिनोल्फ्थालीन ऐसे टूटेगा, H+ और पीएच नेगेटिव। बताओ HCl कैसे टूटेगा? HCl ऐसे टूटेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो बताओ ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है। तो बताइए क्या ये स्ट्रॉन्ग एसिड इस वीक एसिड के ऊपर क्या लगा देगा? कॉमन एन इफेक्ट। कॉमन एन इफेक्ट। और कॉमन एन इफेक्ट लगाएगा तो बताइए ये प्रोटॉन ने इस प्रोटॉन के ऊपर कॉमन एन इफेक्ट लगा दिया। देखो
इस प्रोटॉन ने इस प्रोटॉन के ऊपर कॉमन एन इफेक्ट लगा दिया, तो क्या इसकी रिएक्शन और पीछे चली जाएगी? किसकी? फेनोल्फथालीन की। और बताओ रिएक्शन अगर और पीछे चली गई तो क्या हो जाएगा? पीएच नेगेटिव और कम हो जाएगा। तो बताइए क्या काम बना या बिगड़ गया? पीएच नेगेटिव बहुत कम हो गया। देखो जितना ज्यादा आप ये कॉमन एन इफेक्ट लगाते जाओगे उतना रिएक्शन और बैकवर्ड जाएगी, उतना ही और कम हो जाएगा। क्या पीएच नेगेटिव कम होता जा रहा है? काम बिगड़ गया, बन गया, बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया बताइए? हमें चाहिए था आयनाइज पार्ट ज्यादा, वो कम मिलने लगा। तो जो पिंक कलर था वो तो मिल ही नहीं रहा। देखो पिंक कलर तो मिल ही नहीं रहा। पिंक कलर से याद आया, महिलाओं को पिंक कलर बहुत पसंद होता है। अगर आप में से कोई पुरुष है और उसे पिंक कलर पसंद आ रहा है तो समस्या के तौर पे लीजिए उसको। अब देखिए ध्यान से, अब देखिए यहां पे पीएच नेगेटिव है ना, पीएच नेगेटिव जो बहुत कम मिल रहा है तो मेरे काम का नहीं, तो क्या बोलेंगे? एसिडिक इंडिकेटर क्या ये अपना कलर चेंज दिखाएगा? नो। तो आप बोलेंगे फेनोल्फथालीन इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर। क्या बताता है आदमी, समझ में नहीं आती बात है। इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर फॉर एसिडिक मीडियम। बोलो हाँ भाई, फेनोल्फथालीन इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर। सुटेबल या नॉट सुटेबल बताओ? अरे सुन लो, लग गए, पिल जाते हो उसी सब लोग। फिनोल्फथालीन इज नॉट अ सुटेबल इंडिकेटर फॉर एसिडिक मीडियम। क्यों? काम नहीं बना। क्या काम नहीं बना? इंडिकेटर का काम क्या था? कलर चेंज दिखाना। दिखा पाया? नहीं, तो नॉट सुटेबल। तो बताइए एसिडिक मीडियम के लिए क्या एसिडिक इंडिकेटर सुटेबल होता है? नहीं। कितनी बात समझ में आ गई? तोड़ो फटाफट जल्दी से, कट कट दिखाओ। 33। तुम क्या इमोशनल हो जाते हो? बेसिक मीडियम में आ जाओ। अगर मान लो ये बेसिक मीडियम होता तो मान लो एक कंटेनर लेता, उसमें NaOH मिला के बैठे हो, तो मान ये कंटेनर, इसके अंदर NaOH मिला दो। अब बताओ काम बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या समझ में आ रहा है? मान लो ये सॉल्यूशन है NaOH का और इसके अंदर ये फिनोल्फथालीन की 2 बूंदें हैं। कौन सी हैं? HPH। अब मेरे को एक बात बताओ, बस 2 मिनट रुको, बस खत्म हो रहा है, बस 2 मिनट रुको बस। देखो HPH है, ये NaOH है, ये एक्वस है, ये एक्वस है। अब जरा बताना फिनोल्फथालीन ऐसे टूटेगा, H+ और pH नेगेटिव, बस खत्म हो रहा है, ये काम खत्म, बस खत्म। अब बताओ ये ऐसे टूट रहा था और NaOH ऐसे टूट रहा है, ठीक है? बताओ कौन सा इफेक्ट लग जाएगा? ये OH नेगेटिव केस के H पॉजिटिव को निपटा देगा। तो बताइए क्या यहां पे ऑड आयन इफेक्ट लग रहा है? ओड नहीं, ऑड आयन इफेक्ट, ठीक है? तो ये वाला OH इस H को खा जाएगा तो ये H+ कम होने लगेगा, तो रिएक्शन कहां जाएगी बताओ? H+ को वापस बनाने के लिए कहां जाएगी? फॉरवर्ड। तो क्या इस बार रिएक्शन फॉरवर्ड जाना शुरू हो जाएगी? और बताइए जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी उतना पीएच नेगेटिव को फायदा होने लगेगा, पीएच नेगेटिव बढ़ जाएगा। तो बताइए इस बार सिस्टम में क्या पीएच नेगेटिव ज्यादा होने लगेगा? अगर ज्यादा होने लगेगा तो बताओ सिस्टम में क्या कलर आना शुरू हो जाएगा? कौन सा कलर? पिंक। तो बताइए यहां से कोई अगर व्यक्ति देख रहा है इसे तो उसको क्या दिखना शुरू होगा? कहेगा यहां पे धीरे धीरे कलरलेस से पिंक की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। तो क्या इशारा मिला कि नहीं मिला? इशारा मिला। इशारा मिला तो सुटेबल है या नहीं सुटेबल है? तो कहेंगे यस इट इज सुटेबल। तो फिनोल्फथालीन इज अ सुटेबल इंडिकेटर फॉर बेसिक मीडियम। रीजन क्या बताओगे? रीजन क्या बताओगे? क्या रीजन है बताओ? फिनोल्फथालीन एक सुटेबल इंडिकेटर है कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। क्या रीजन है? तो बेसिक मीडियम में सुटेबल इंडिकेटर है फिनोल्फथालीन। रीजन क्या है? ऑड आयन इफेक्ट। क्लियर? निकल लो भैया, पीछे के रास्ते से निकलना, पीछे के रास्ते निकल लो। जय भारत। यानी कि कुल मिला के एसिडिक इंडिकेटर अपने अपोजिट मीडियम में काम करता है। एसिडिक इंडिकेटर एसिडिक में नहीं काम करता, बल्कि एसिडिक इंडिकेटर बेसिक में काम करता है। चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं, निकल लीजिए। अगले टर्न पे आयनी खत्म होगी। एसिड बेस थ्योरी, ध्यान दीजिए, अगले टर्न में मैं बहुत जोरदार तरीके से एसिड बेस थ्योरी पढ़ाने वाला हूं। मतलब हल्की सस्ती वाली नहीं, ऐसी वाली की मतलब आपने जीवन में नहीं पढ़ी होगी। तो जिसको एसिड बेस थ्योरी नहीं समझ में आई हो, जिसको ये ना समझ में आया, कभी कभी कुछ रिएक्शन लिखी जाती है उसमें HCl को वीक एसिड क्यों बोल दिया जाता है? हाँ भाई,
आपने देखा होगा कभी कभी कुछ रिएक्शन कराते हैं उसमें HCl को वीक एसिड बोल दिया जाता है, किसी ने सवाल भी पूछा था ये सब क्यों बोल दिया जाता है इसको वीक एसिड कभी कभी। ये सब बातें अगली क्लास में खुलासा होगा, ठीक है, सब कुछ रिलेटिव है दुनिया में, ये अगली क्लास में खुलासा होगा। तो ये सब चर्चा मैं करूंगा अगले टाइम पे। एसिड बेस थ्योरी होगी, बहुत काम की चीज है, इससे बहुत सवाल आते हैं और ये इनऑर्गेनिक में भी काम आएगी। तो अगले टाइम पे हम लोग खत्म करेंगे। अगले टाइम पे आयनिक समाप्त और उसके बाद सॉल्यूशन चालू। नमस्कार, जय भारत, निकल लीजिए। लीडर बोर्ड देख के जाओ। लो भैया लीडर बोर्ड देख लो, बोर्ड पे चढ़ जाओ। क्वेश्चन टैब देखने का समय नहीं है, समय समाप्त हो गया। 18 मिनट और आगे निकल गए हम लोग। ब्रेकिंग न्यूज, जूनियर रजिस्टर गॉट वायरल मोर देन तैमूर अली खान। अरे भाई साहब तुम लोग यार खतरनाक काम करते हो। अरे पहले पढ़ तो लो, मॉड्यूल डिस्कस कब करेंगे, पहले पढ़ तो लो। यार तुम लोग मजे बहुत लेते हैं यार, किसी को नहीं छोड़ते हैं। आस्था शर्मा का बर्थडे भैया, ये क्या भेजा है? ये क्या है मेरे दोस्त, ये क्या है, इसका क्या मतलब समझा जाए? एक्सप्रेशन, भाई साहब तुम लोग यार। आधे तो भाई साहब 4.6 और 4.60 में पिले हुए हैं, पील गए एकदम उसी में। अब पुराना हो गया, छोड़ दो उसको भैया, है ना। क्या बेचते रहते तुम लोग यार। पैदल जनता ध्यान दे। हाँ ये सूचना बता दो भैया, नेक्स्ट क्लास में यानी खत्म होगा, अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको बता दो। सॉल्यूशन के लिए कमर कस ले, बहुत जोरदार तरीके से सॉल्यूशन फिर खत्म होगा। सॉल्यूशन भी उतनी जोरदार तरीके से खत्म करूंगा जितनी तरीके से आयनिक पढ़ा रहा हूं आपको। फिर उसके बाद इलेक्ट्रो, सॉल्यूशन इलेक्ट्रो 2 चैप्टर चलेंगे कॉन्टिन्यूअस, ये खटाखट। तो ये दोनों खत्म होंगे, 10 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये दोनों हैं अब बचे हुए, इन दोनों को सबसे पहले खत्म करेंगे जिससे प्रैक्टिस के लिए अपने को टाइम मिल जाए, ठीक है। बाकी अपना मोल लगभग लगभग हो ही गया है, केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। अब लाइन में लगे 2 चैप्टर, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रो। इतना हो जाने के बाद मतलब आपका काफी मामला कंट्रोल में आ जाएगा, मतलब काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये हो गया, मतलब समझ लो। अगर ये दोनों भी हो गए तो बस का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर बचता है थर्मो एटॉमिक वगैरह, हाँ फिर बचता है, लेकिन ठीक है थर्मो भी करा देंगे, लेकिन काफी हो गया, मतलब काफी काम हो जाएगा, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा आपका खत्म हो जाएगा। हाँ, ये सूचना बता दो भैया सबको, आवश्यक सूचना सभी पैदल लोगों को ज्ञात हो। सॉल्यूशन 15 तारीख से शुरू होगा। हजरत हजरत हजरत, चलो भाई, इलाका धुआं धुआं कर देंगे, हैं? शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, पढ़ के भूल लो अगर भैया। हाँ ये भैया सबको बांट दो इसको सबको। आस्था शर्मा का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ठीक है भाई, चलो। योर बेस्ट टीचर, वी आर लकी टू हैव यू एज अ केमिस्ट्री। धन्यवाद भाई, ठीक है मिलते हैं फिर। चलो, नमस्कार। सिद्धार्थ क्या पूछना चाह रहे हो भाई? टाइप ही कर दो ना यार, यहीं पे बहुत सारे लिखे हुए हैं, बोले।
क्या क्या लिखा हुआ है? जूनियर जे स्टार नीड एस्पिरेंट हो गया, जे एस्पिरेंट खतरनाक क्वेश्चन पूछा तुमने। सिंगर बनेगा वह। चलिए, नमस्कार, जय भारत।